अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब टारगेट 100 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। स्टोरी अपलोडेड बाय आजम खान अनटाइटल्ड चैप्टर। प्लीज न्यू रीडर्स आप लोग भी लाइक कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। डॉट 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 कंफ्यूज्ड फेस। अब तक आरुष ने उनकी ये हालत देखकर सबसे पहले उन्हें उठने को कहा। काका ने उठते ही कहा, अंडरस्को मास्टर डॉक्टर शाह ने कहा है राघव को सिर्फ डॉक्टर चैतन्य ही बचा सकते हैं। इतना बोलते ही वो खुद को रोक नहीं पाए और बुरी तरह रोने लगे। वो इतना रो रहे थे कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उनकी हालत वाली काफी दयनीय लग रही थी। आरुष की आंखें कठोर हो गई और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अंडरस्को डॉक्टर चैतन्य। वो तो राजा सा डॉक्टर है जो सिर्फ उनकी बात मानता है, जिसने कभी भी मामूली लोगों का इलाज नहीं किया है। ऊपर से मेरे और राजा सा के बीच इस वक्त लड़ाई चल रही है, तो वो उससे मेरी बात मानने को क्यों कहेंगे और वो क्यों ही अपने मालिक के दुश्मन की बात मानेगा। ये तो बहुत बुरा है। उनका चेहरा ये सब कहते हुए और भी कठोर और बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। अब आगे राजू काका राजकुमार की बात अच्छे से समझ रहे थे। वो अच्छे से जानते थे कि वो ऐसा इसलिए नहीं बोल रहे थे कि वो एक हार्टलेस और कोल्ड पर्सन है, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि राजा साहब ने इतने बड़े डॉक्टर को अपने ही दुश्मन भाई की मदद करने के लिए क्यों भेजेंगे, वो भी उसके मामूली से नौकर के बेटे की जान बचाने के लिए। क्या वो उसके खुद के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा नहीं होगा। काका दिल भी अपने बेटे राघव के लिए बहुत दुख में था, जो बुरी तरह तड़प रहे थे अपनी बार बार की नाकामी से। उन्होंने आरुष की बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं किया और बोले, अंडस को मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। ये नौकर अपनी औकात भूल गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या मैं इसका ये मतलब समझूं कि आप हार मान ले रहे हैं काका? राजकुमार ने अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए कहा। उन्होंने इन बूढ़े काका को बचपन से देखा था, जो एक साहसी, निडर और मजबूत इंसान थे। वो कभी इतने लाचार और असहाय नहीं हुए थे, जिन्होंने हमेशा उनकी सेवा और रक्षा की थी। इसलिए आरुष भी उनके बेटे को बचाना चाहते थे। राजकुमार एक पल के लिए पूरी तरह से शांत हो गए, जैसे वो कुछ सोच रहे हो, कुछ रास्ता निकलने की कोशिश कर है। और वो अपनी शादी की रात याद करने लगे जब उन पर अटैक हुआ था। तभी उन्होंने कहा, अंडस को अमायरा को बुलाओ जल्द से जल्द। क्या यंग मैडम मतलब राजकुमारी? काका काफी सरप्राइज थे, हालांकि कि वो जानते थे कि अमायरा को मेडिसिन की नॉलेज है, पर क्या वो राघव की जान बचा पाएंगी? क्या वो डॉक्टर शाह से ज्यादा अच्छी है? पर वो काफी यंग है ना, कहीं उसकी हालत और भी बदतर न हो जाए। काका अपने मन में ही सोच रहे थे। आरुष ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अंडस को उसे बोलना हमारे पास जो डॉक्टर हैं वो उसे नहीं बचा सकते, इसलिए उसे राघव का ट्रीटमेंट करना होगा। अगर वो न माने तो उसे कहना कि उसे यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने घर सहाय मेंशन वापस जा सकती है। आरुष ने ये सोचने की जरा भी जहमत नहीं उठाई कि काका क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने बस अपनी बात सुना दी, बिल्कुल कोडली। राजू काका एकदम शॉक्ड थे। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब उनकी नजरें आरुष की ठंडी नजरों से मिली तो बस उन्होंने अपना आधा खुला हुआ मुंह बंद कर लिया और सिर झुकाकर जल्दी से रूम के बाहर चले गए। काका किसी भी कीमत पर अपने बेटे को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जरा भी देर ना करते हुए हवाले के दूसरे हिस्से में गए, जहां अमायरा रहती थी। ठंड का समय था, जिस फायदा अमायरा ने अच्छे से उठाया और उसकी हेल्थ अब काफी बेटर हो चुकी थी। अब वो थोड़ा बाहर भी निकलने लगी थी। बाहर बने गार्डन में वो अक्सर टहलने लगी थी। अब तो उसे ये फूल पेड़ पौधों भी काफी अच्छे लगते थे, क्योंकि यहाँ आकर और उनकी खूबसूरती को देखकर उसे काफी सुकून मिलता था। राजकुमार की हवेली की ही तरह उनका गार्डन भी बहुत खूबसूरत और पीसफुल था। अमायरा घर के पीछे साइड के गार्डन एरिया में थी, जहां आर्टिफिशियल स्टोन से कटी ऊंचाई पर बबना एक सुंदर सा झरना, जिसके आसपास बड़ा सा था, जिसमें बेहद सुंदर और हर तरह को फिशेस थी। इस जगह पर ऐसे कोई फ्लावर नहीं था जो ना हो, जो इतनी खूबसूरती और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को मिक्स करके लगाए गए थे कि लग रहा था जैसे वो हेवन में हो। अमायरा ने अभी इस खूबसूरती को अपनी आंखों में भरकर जीते हुए बस 2 कदम ही चली थी कि उसने देखा कि राजू काका काफी जल्दबाजी में हवेली की तरफ आ रहे थे। वो काफी जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम लेते हुए आ रहे थे, जो काफी चिंतित लग रहे थे। जब उन्होंने अमायरा को आसपास नहीं देखा तो सर्वेंट से पूछा कि वो कहाँ है, तो उस सर्वेंट ने अमायरा की तरफ इशारा करते हुए उन्हें दिखा दिया कि वो गार्डन के उस हिस्से में है। काका तुरंत मुड़े और जल्दी से अमायरा के पास आकर पहुंच गए। जब अमायरा ने उन्हें आते देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन काका इतनी जल्दी में और परेशान थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसके पास पहुंचकर बस अपने घुटने टेक दिए। यंग मैडम, काका ये आपका कर रहे हैं, आप पहले उठिए जल्दी से। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा और उन्हें उठने में मदद की, लेकिन वो उठे नहीं और बोले, अंडस को मुझे मत रोकिए यंग मैडम, बस मेरी मदद करिए। ये नौकर आपसे मदद मांगने आया है।
प्लीज मेरी मदद करिए। उन्होंने ने अपना सिर जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा। अच्छा था कि वहां घास थी, वरना उन्हें काफी चोट आ सकती थी। काका को ऐसी हालत में देखकर अमायरा ने कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें मूंद ली। फिर अपनी मेड इना की ओर देखते हुए उससे इशारे में पूछा, अंडस को क्या हुआ इन्हें? इस पर इना ने भी अपना सिर न में हिला दिया। अमायरा को भी राजकुमार की हवेली से कोई मतलब नहीं होते था। वह क्या हो रहा था क्या नहीं, उसे कोई परवाह नहीं थी। नहीं, उसे इन सब के बारे में जानना पसंद था। उसे सिर्फ खुद से ही मतलब था। इसलिए वो मैथ से भी कभी इन सब बारे में नहीं पूछती थी, जब तक कि कोई बड़ा मैटर ना हो और उसे उसके बारे में जानना जरूरी ना हो। यंग मैडम, वो आपने जिसके पेट की चोट पर स्टिचर्स लिए थे वो? काका अपने आगे के शब्द नहीं बोल पाए। क्या क्या आप राघव की बात कर रहे हैं? कैसा है वो? क्या उसकी चोट ठीक है ना? कहीं उसके गांव में सूजन तो नहीं आई है? बुखार बुखार तो नहीं है ना उसे? उसने एक सांस में ही अपने सारे सवाल पूछ लिए। हाँ हाँ, आप ठीक कह रही है। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। काका ने जोर जोर से अपना सिर हिलाते हुए अब उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसे हाई फीवर कब से है? अमायरा ने सीरियस नजरों से देखते हुए कहा। लेकिन उसका चेहरा और बातें चिंता चिंता से भरी हुई थी। मैडम, उसे घायल हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों से उसे तेज बुखार से जल रहा है। और डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास उसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ये नौकर आपसे मदद मांगने आया है। प्लीज आप मेरे बेटे को बचा लीजिए मैडम। कहते हुए काका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अमायरा बेहद गुस्से में आई गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, अंडस को क्या कहा आपने? 4 दिन? वो पूरे 4 दिनों से बुखार से जल रहा है और आप अब आए हैं मेरे पास। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि हाई फीवर दिमाग पर चढ़ जाता है और कई बार इससे जान भी चली जाती है? मैं मैडम, काका के पास बोलने को शब्द नहीं थे। वो बोलते भी क्या? आखिर वो ये तो बोल नहीं सकते थे कि उन्हें उसकी मेडिकल स्किल्स पर भरोसा नहीं है। क्या वो जैसे बोल रही है सच में कुछ कर भी पाएगी या नहीं? वो ये भी नहीं बोल सकते थे कि उन्हें राजकुमार ने ऑर्डर दिया था अमायरा के पास आकर उससे मदद मांगने के लिए, वरना वो अपने मन से कभी आते ही नहीं। आखिर उसका अस्तित्व ही क्या है इस घर में? उसे रहने के लिए मेंशन का दूसरा हिस्सा मिला है, जो जॉइंट तो है इस मेंशन में, मगर वो अलग ही रहता है। उसे इस जगह न के बराबर गुना जाता है। हाँ, उसकी बात सभी मानते थे और उसके आसपास के लोग उसे रिस्पेक्ट भी देते थे, क्योंकि कुछ भी वो थी तो आरुष राजावत की पत्नी ही। काका सिर झुकाए हुए ये सब सोच रहे थे। कोई नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसने कुछ नहीं कर सकती थी, जब आरुष के गार्ड्स को उस पर विश्वास नहीं था और उसकी काबिलियत पर शक था। फिर भले ही उसने इतने सारे गार्ड्स का ट्रीटमेंट किया हो और उनकी जान ही क्यों न बचाए हो, वास्तव में तो अब इन सब बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वो एक डॉक्टर थी। उसका फर्ज था लोगों की जान बचाना। उसे खुद को साबित करने के लिए किसी के विश्वास की जरूरत नहीं थी। वैसे भी इस वक्त सबसे जरूरी था राघव की जान बचाना। तभी उसने कहा, अंडस को यही मेरा वेट करो, मैं जरूरी मेडिसिन लेकर आती हूँ। अमायरा ने किसी भी बात ध्यान देकर अपना वक्त जाया नहीं किया। वो अपने अनारकली सूट के इस वन साइडेड हैवी नेट के दुपट्टे को संभालते हुए जल्दबाजी में घर के अंदर भागी। फिर उसने कमरे में पहुंचकर वहां रही सभी मैट्स को रूम के बाहर भेज दिया, ताकि वो शांति से अपनी ड्रायर और जरूरत का सारा सामान मांगा सके। उनके जाते ही वो जल्दी से बैग के पीछे गई और अपनी जरूरत की सभी मेडिसिन और अब की सामान मंगाने लगी। पहली बार था कि वो अपने मन से किसी की जान बचा रही है इस एडवांस मेडिकल सिस्टम के होते हुए। यही कारण था कि उसे ज्यादा अच्छी चीजें या दवाएं नहीं मिल सकती थी, पर वो ये चाय से जानती थी कि जो भी मिलेगा उससे उसका काम हो जाएगा और राघव की जान बच जाएगी, जिसमें इसके लिए हाई लेवल फेवर की मेडिसिन थी। इसके बाद उसने ग्लव्स, मास्क, सर्जिकल गाउन और इन सभी चीजों, साथ ही उसने अपना सर्जिकल किट भी रेडी किया। फिर उसने अपना सारा सामान एक बार क्रॉस चेक किया, ताकि कोई जरूरत का सामान वो भूल न गई हो। रूम से बाहर जाने से पहले उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए और सिंपल हल्की कुर्ती विथ लेगिंग्स वेयर किया। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अमायरा कैसे ट्रीटमेंट करती है राघव का, और क्या वो सच में उसे बचा भी पाती है या नहीं। राघव का ट्रीटमेंट। प्लीज न्यू रीडर्स, आप लोग भी लाइक, कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। कंफ्यूज्ड फेस अब तक। फिर उसने कमरे में पहुंचकर वहां रही सभी मैट्स को रूम के बाहर भेज दिया, ताकि वो शांति से अपनी ड्रायर और जरूरत का सारा सामान मांगा सके। उनके जाते ही वो जल्दी से बैग के पीछे गई और अपनी जरूरत की सभी मेडिसिन और अब की सामान मंगाने लगी। पहली बार था कि वो अपने मन से किसी की जान बचा रही है इस एडवांस मेडिकल सिस्टम के होते हुए। यही कारण था कि उसे ज्यादा अच्छी चीजें या दवाएं नहीं मिल सकती थी, पर वो ये चाय से जानती थी कि जो भी मिलेगा उससे उसका काम हो जाएगा और राघव की जान बच जाएगी, जिसमें इसके लिए हाई लेवल फेवर की मेडिसिन थी।
इसके बाद उसने ग्लव्स, मास्क, सर्जिकल गाउन और इन सभी चीजों साथ ही उसने अपना सर्जिकल किट भी रेडी किया। फिर उसने अपना सारा सामान एक बार क्रॉस चेक किया ताकि कोई जरूरत का सामान वो भूल न गई हो। रूम से बाहर जाने से पहले उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए और सिंपल हल्की कुर्ती विथ लेगिंग्स वेयर किया। अब वो रेडी होकर बाहर निकली तो काका लपक कर उनके पास गए। लाइए मैडम, इसे मुझे दीजिए, बोलते हुए बॉक्स उससे के लिया। वैसे तो वो बॉक्स काफी हल्का था क्योंकि उसमें सिर्फ जरूरत का सामान था, मगर काका को देख ले वो मना नहीं कर पाई। उसने ईना और मीना को मेंशन में रुककर सब संभालने के लिए कहा और टीना और मीरा को अपने साथ ले गई अपनी हेल्प के लिए। काका के साथ वो लोग जल्द से हवेली के सर्वेंट क्वार्टर वाले हिस्से में जाने लगी, जो मेंशन के पीछे की साइड में बना हुआ था। जल्द ही राघव के कमरे के पास पहुंच गए। जब उन्होंने रूम में एंटर किया तो उन्हें देखकर डॉक्टर शाह के आईब्रोज चढ़ गए। उन्होंने पूछा, अंडस्को राजू काका, आप यहाँ इन लड़कियों को लेकर क्यों आए हैं? क्या आप राजकुमार से मिलकर शाही डॉक्टर चैतन्य को लाने नहीं गए थे? डॉक्टर शाह वो काका अमायरा का इंट्रोडक्शन उनसे कराने जा ही रहे थे कि तभी अमायरा ने उन्हें बीच में टोक दिया और बोली, अंडस्को आई एम अ डॉक्टर, नाउ कैन यू गाइज लेट मी चेक अप राघव। W, व्हाट आर यू अ डॉक्टर? डॉक्टर शाह ने चौंकते हुए कहा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अमायरा जैसी इतनी सुंदर, भोली भाली, मासूम और इतने कम उम्र की दिखने वाली लड़की डॉक्टर ही भी सकती है। इसलिए वो उसे रोकने के लिए उसके सामने जाकर खड़े हो गए। इस पर अमायरा ने बेहद शांति से कहा, अंडस्को लुक डॉक्टर, यू कांट स्टॉप मी बाय स्टैंडिंग लाइक दिस, आई कैन साइड विद योर टू, सो प्लीज गो अवे। डॉक्टर शाह ने अमायरा की बातों को इग्नोर करते हुए काफी डिसैटिस्फैक्शन के साथ काका को देखते हुए बोले, अंडस्को मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वह बेचारे राघव की जान पर बनी है और आप इस लड़की को उसका ट्रीटमेंट करने के लिए लाए हैं। आप जानते हैं, उसके इलाज में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। ऊपर से आप इस लड़की को उसका केस और कैसे बिगड़ने दे सकते हैं? नहीं नहीं, आप जैसा समझ रहे हैं, अभी काका बोल ही रहे थे कि तभी अमायरा ने बेहद गुस्से से पास पड़े टेबल पर जोर से हाथों को मारा। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वो मुड़ी और काका को कुछ इशारा किया, जिसे समझते ही काका ने हाँ हाँ कहते हुए वो मेडिसिन बॉक्स उसी टेबल पर रख दिया। अमायरा को इतना सीरियस और निडर देखकर पता नहीं क्यों पर अब उन्हें भी लग रहा था कि उनके बेटे की जान बच जाएगी, जिससे उनकी आंखों में भी चमक आ गई, जिससे वो अनजाने में उसकी सारी बातें मानते जा रहे थे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि डॉक्टर शाह अभी भी शॉक में थे। क्या हुआ? वो खुद ब खुद ये बोलते हुए अमायरा के आगे से पीछे हट गए और अभी भी काका की आंखों में देखकर इशारों में यही पूछ रहे थे कि हुआ क्या है, क्या ये सच में डॉक्टर है? लेकिन उन्होंने इतने सालों से कभी नहीं सुना कि उदयपुर में एक इतनी यंग लेडी डॉक्टर भी, जो इतनी काबिल है कि इतने सर पेशेंट को भी ठीक कर सकती है। डॉक्टर शाह को मेडिकल फील्ड में 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव था, लेकिन काका ने इन सब को इग्नोर कर दिया। उन्होंने डॉक्टर शाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस वक्त वो डॉक्टर शाह को समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करने चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाद अमायरा का साथ देने का फैसला किया। डॉक्टर बस उसके हाथ में पड़ा वो बॉक्स देख रहे थे, जो काफी अलग लग रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे अमायरा उनके साथ मजाक कर रही है, कोई गेम खेल रही है। ये बात डॉक्टर शाह ने बोल भी दी। उनका ये बोलना और सोचना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उसका ये मेडिसिन किट वाकई काफी अलग था। होता भी क्यों नहीं, इसे उसके मेडिकल सिस्टम से जो मिला था। जब उन्होंने ये कहा तो काका भी अमायरा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा अजीब लग रहा था। ये चीज काफी एडवांस लग रही थी। नॉर्मल सी बात एक आम लोगों की समझ में आता ही कैसे? अमायरा ने एक नजर अपने किट की ओर देखा, फिर गहरी सांस छोड़ी। वो समझ गई थी कि ये लोग आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये मुझे मेरे सीनियर प्रोफेसर ने दिया था। उन्हें के लिए बहुत खास था और मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी, इसलिए ये उन्होंने मुझे दिया है। अगर आप लोगों और कुछ जानना हो तो उन्हें जाकर ढूंढ लीजिए। सीनियर काका काफी सरप्राइज थे। डॉक्टर शाह और भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये है कौन। काका भी थी सोच रहे थे कि उन्हें तो कभी पता नहीं चला कि सहाय मिशन की बड़ी बेटी डॉक्टर है, या उसे मेडिसिन की नॉलेज है, या इनके कोई मेडिकल प्रोफेसर भी है। काका, कहीं आपको ये तो नहीं लगता ना कि मैं बिना किसी टीचर के ही डॉक्टर बन गई हूँ? अमायरा ने सरकेस्टिक वे में दांत किटकिटाते हुए कहा, जिस पर काका कुछ बोल नहीं पाए और बस अब बार अपना सिर हिलाने लगे। अपनी बात खत्म करते हुए अमायरा ने बिना एक पल गवाए अपना व्हाइट एप्रन पहना और वो सर्जिकल कैप पहनने से पहले अपने बालों का बन बनाना नहीं भूली। वो ये बाबा इतनी जल्दी और प्रोफेशनली कर रही थी, किसी एक निया देखकर ही पता चल जाता कि वो ऐसा कुछ पहली बार नहीं कर रही है। उसे ये सब करते हुए देखकर डॉक्टर शाह, काका, टीना, मीरा और दूसरे दो सेवंस आंखें फड़कते देखते ही रह गए। लेकिन अमायरा ने उन्हें फुल इग्नोर किया और अपने काम में लग गई। बिना कुछ कहे मास्क पहना, फिर वो मुड़ी और डॉक्टर शाह से हम्बली बोली, अंडरस्को विल यू लेट मी गो नाउ? इस बार डॉक्टर शाह कुछ बोल नहीं पाए और रिस्पेक्टफुली उसे जाने दिया।
वो भी देखना चाहते थे कि क्या इस यंग लेडी में सच में कोई स्किल्स है भी या नहीं। अमायरा ने भी राघव की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। उसके पास पहुंचकर वो अपने किट में से सभी जरूरी मेडिसिन एक ट्रे में निकाल लेती है। तेज बुखार के कारण राघव की पूरी बॉडी रेड हो गई थी और उसके होठ सफेद पड़ गए थे। इससे अमायरा को जानने में जरा भी देर नहीं लगी कि उसे डिहाइड्रेशन हो गया है। सबसे पहले उसके हाई फीवर को कम करने के लिए उसे एंटीपायरेटिक मेडिसिन को हाई डोज में देने की जरूरत थी, जिसके लिए अमायरा ने राघव के दोनों गालों को कसकर दबाकर उसका मुंह खोला और जल्दी से वो एक गोली उसके मुंह में डाल दी। काका ने जब ये देखा कि उसने क्या किया तो चाहते हुए भी उनकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उसके कामों को लेकर उनके दिल कई शंकाएं थी, पर वो कुछ भी बोलकर उसके काम में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करना चाहते थे, ताकि उनके बेटे की जान को कोई खतरा ना हो। जब डॉक्टर शाह ने देखा तो उनकी भौहें चढ़ गईं। वो एक डॉक्टर थे तो वो तुरंत आमाज गए और बोले, अंडस को यंग मैडम आपने उसे क्या खिलाया है? ये फीवर की मेडिसिन है, उनसे जल्दबाजी में कहा। फिर कुछ सोचते हुए, अंडस को इसे मेरे सीनियर ने दी है। उसके कहने कारण ये था कि वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर उससे फिर से कोई सवाल पूछे और उसे डिस्टर्ब करे। इसके आगे डॉक्टर ने अपना मुंह बंद कर लिया और आगे कोई सवाल नहीं किया। अब अमायरा ने देखा कि राघव का डिहाइड्रेशन दूर करने की जरूरत थी। राघव को जो ग्लूकोज पहले से चढ़ रहा था वो उस पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, इसलिए उसे मेडिकल सिस्टम से लेने जरूरत थी, जो उसकी मेडिसिन की तरह ही एडवांस फॉर्म्यूल पर बेस्ड होता, जिसके लिए उसे मेडिकल सिस्टम से ग्लूकोज चाहिए था। लेकिन कई सारे नजरें उसी पर गड़ी हुई थी जिससे वो ऐसा नहीं कर सकती थी। मन ही मन तो वो दुआ कर रही थी कि उसे कहीं से भी वो चीजें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए उसने दूसरा रास्ता खोजने का सोचा और किसी ऐसी चीज से इलाज करने का सोचा जो आसानी से मिल जाए। उसने तेज आवाज में कहा, अंडस को ठंडा पानी में नमक मिक्स करके लाओ जल्दी से। उसने अपना काम जारी रखते हुए कहा। काका ये सुनते ही जल्दी से मुड़े और जाने को हुए ही थे कि तभी मीरा ने उन्हें रोक दिया और बोली, आओ यहीं रुकिए काका, मैं फटाफट लेकर आती हूँ। काका ने सिर हिला दिया। अब राघव के सूजन वाले पार्ट की बारी थी। उसकी स्वालिंग को ठीक करने के लिए उसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की नीड थी, जिसे वो अपने बॉक्स में ढूंढने लगी। पर जैसे ही उसने हाथ डाला उसकी नजर सिरिंज पर गई। वो सोच रही थी उसका यूज करने का, मगर वो इन लोगों के सामने निकल भी नहीं सकती थी। सबका तो ठीक था, मगर डॉक्टर शाह तो उस पर बुरी तरह नजरें गड़ाए हुए थे। वो उसकी एक एक हरकत को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि कहीं उनसे कुछ छूट न जाए। हालांकि वो उसे टोक या किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। तो क्या है ऐसा उसकी सिरिंज में जो वो उसे सबके सामने नहीं निकाल रही? और उसका आगे का ट्रीटमेंट कैसा रहा, जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 53 अगेन सर्जरी। प्लीज न्यू रीडर्स, आप लोग भी लाइक, कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं हैं। डॉट 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 कंफ्यूज्ड फेस। अमायरा जो इंजेक्शन उसे करना चाहती थी उसकी मेडिसिन की ही तरह ही वो भी एडवांस था, नॉर्मल इंजेक्शंस की तरह नहीं। असल में उसकी नीडल लीच से बनी थी। जिस तरह से लीच किसी इंसान को काटती है और उसे पेन होना तो दूर की बात है, कई बार तो पता भी नहीं चलता और वो उसकी बॉडी से सारा ब्लड सक कर लेता है, ठीक उसी तरह ये इंजेक्शन था। इसे किसी भी इंसान को लगाने के बाद दर्द नहीं होता और कई कई बार उसे पता भी नहीं चलता। ये खास उन लोगों के लिए था जिन्हें इससे डर लगता है या ये कहे कि इंजेक्शन फोबिया होता है, तो इससे उन्हें इंजेक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसकी क्वालिटी थी इतनी अलग तो ये दिखने भी काफी अलग था, जिससे सब उसे गलत ही समझते। इसलिए अमायरा ने उसका उसे न करने का फैसला किया। आखिरकार उसने उसे एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट ली और ठीक पहले की ही तरह राघव को खिला दिया। लेकिन कुछ भी हो, ये एंटीपायरेटिक ड्रग और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की टैबलेट्स इतनी असरदार नहीं थी जितना कि इंजेक्शन होता। हो भी क्यों ना, वो ब्लड में जल्दी मिल जाता है और मेडिसिन पहले मेल्ट होती हैं, फिर ब्लड में मिक्स होती है। अमायरा ने देखा मेड अभी तक अपनी लेकर नहीं आई थी, तो अब उसने फैसला लिया कि वो अपना सर्जिकल ग्लव्स निकलेगी और नया सर्जिकल पैकेज निकलेगी, जिसका आगे वो उसे करने वाली थी। जिन चीजों की जरूरत उसे पड़ने वाली थी उन चीजों को निकालकर उसने ठीक से ट्रे में रख लिया। इसके बाद वो खुद राघव के घाव का इलाज करने के लिए मेंटली रेडी करने लगी, क्योंकि इस बार उसे काफी सावधानी से काम करना था, क्योंकि राघव की कंडीशन बुखार और सूजन के कारण बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे चित लगी थी उस वक्त से भी ज्यादा, इसलिए उसका मेंटली प्रिपेयर्ड होना और खुद को क्लैम रखना बहुत जरूरी था। अगर थोड़ी भी चूक होती तो राघव की जान नहीं बचती। अब वो रिलैक्स करके राघव का इलाज करने जा ही रही थी कि तभी डॉक्टर शाह ने कहा, अंडस को ये क्या है? उन्हें अमायरा के नए सर्जिकल पैकेज के इक्विपमेंट्स और दूसरी चीजें काफी अलग लग रही थी, इसलिए वो पीछे बिना खुद को नहीं रोक सके। लेकिन इस बार अमायरा ने उनका जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इसके बजाय बोली, अंडस को, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेक 2 स्टेप्स बैक? यू आर ब्लॉकिंग द लाइट एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट इन ट्रीटमेंट।
असल में जब डॉक्टर शाह ने अमायरा की उन नई सर्जिकल चीजों को देखा तो आश्चर्य से खुद ब खुद उनके पास चले गए, जिससे अमायरा जो घाव की सफाई शुरू करने जा ही रही थी वो नहीं कर पाई क्योंकि रोशनी न आने से उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अमायरा के ऐसे बोलने से डॉक्टर शाह के चेहरे के भाव बदल गए और वो तुरंत कुछ दूर चले गए। इधर टीना ने भी, जो अमायरा के करीब ही थी, बिना उसके बोलने का इंतजार किए वो भी उससे थोड़ा दूर हट के एक साइड हो गई। वो डर गई थी, हो भी क्यों ना। इस वक्त अमायरा का चेहरा बेहद सीरियस, कोल्ड और बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। वो पूरे फोकस से अपना काम करने लग गई। इस समय एक बात अच्छी थी कि राघव की अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, जिससे वो घाव पर लगी पट्टियों को बिना किसी परेशानी के आसानी से खोल पा रही थी। सबसे पहले उसने कैंची से कट करके उन पीली और बदबूदार पट्टियों को उसकी बॉडी से दूर किया। पट्टियों को खोलने के बाद लाल रंग का घाव और एक बुरी बदबू आसपास फैल जाती है। अमायरा के सबसे पास टीना ही खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो बस वॉमिटिंग करना चाहती थी इस समय। लेकिन अमायरा, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपने काम में लगी रही। उसने घाव को डिसइंफेक्ट किया, फिर उसे क्लीन करने लगी। इससे सरफेस पर रही सभी डेड स्किन दिखने लगी। जब राजू काका ने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी तो वो जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगे। वो खूब जोर से रोना चाहते थे, मगर उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। अमायरा ने सिर उठाकर उन्हें ऐसी हालत में देखा पर उन्हें कंफर्ट फील कराने की कोशिश नहीं की। इसके बदले उसने राघव के इलाज पाए ध्यान दिया और छोटी मेडिकल सीजर उठाया और घाव के आसपास की हाफ नेक्रोटिक और सड़ी हुई मसल्स को कटना शुरू कर दिया। डॉक्टर शाह, जो दूर खड़े होकर भी सब कुछ ध्यान से देख रहे थे, उन्हें अच्छे से पता था कि अगर इन सड़ी हुई मसल्स को नहीं काटा गया तो घाव ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से अमायरा काट रही थी, उससे स्टिचेस खुल सकते थे, जिससे परेशानी खड़ी हो सकती थी। तभी उन्होंने कहा, अंडरस्को यंग मैडम, ये आप क्या। इससे पहले कि डॉक्टर शाह अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही अमायरा ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, अंडरस्को देखिए डॉक्टर, वो मैं ही थी जिसने पहले राघव का इलाज किया था और उसके स्टिचेस लिए थे। तो आपको नहीं लगता कि मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ और आपको इस तरह बार बार मुझे बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। घाव अंदर से सड़ गया था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो कभी ठीक ही नहीं होता और दिक्कत होती वो अलग। डॉक्टर शाह काफी डर गए थे। वो कब से कुछ न कुछ पूछे जा रहे थे क्योंकि काका को तो मेडिकल की कोई नॉलेज नहीं थी, तो वो उनकी जगह ये सब कर रहे हैं। डरे होने के कारण उन्होंने इस बार काका की ओर देखा और बोलने का इशारा किया। लेकिन अमायरा ही काका की आखिरी उम्मीद थी, इसलिए भले ही वो समझ नहीं पा रहे थे कि अमायरा क्या कर रही है, फिर भी उनमें बिकने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें डर था कि कहीं अमायरा उनकी बातों से नाराज होकर राघव का इलाज न बंद कर दे। च 54 अभी भी वो खतरे में है। प्लीज न्यू रीडर्स, आप लोग भी लाइक, कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। कंफ्यूज्ड फेस काका को इस चीज की कोई परवाह नहीं कि अमायरा किस मेथड से ट्रीटमेंट कर रही है। जब तक इनके बेटे की बचने की उम्मीद थी, किसी ने बोलने की या उससे कोई भी सवाल करने की हिम्मत की, तो अमायरा ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और नहीं उसे किसी का जवाब देने की जरूरत थी। उसने काफी संभाल कर घाव को साफ किया, फिर उसने सारी स्टिचेस खोल दी, जिसमें से पस और ब्लड एक तेज धार के साथ निकल रहा था, जो राघव के ब्लैंकेट पर ने रहा था। इसके घाव इतने भयानक लग रहे थे कि टीना ने तो उस ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की, जबकि काका के पैर के नाखून से लेकर सिर के बल तक झन्ना गए थे। मगर सभी लोगों के बीच कोई था जिसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो थी अमायरा। स्टिचेस खुलते ही अमायरा ने सड़ी हुई मसल्स को काटना शुरू कर दिया। इसके बीच मीरा भी नमक और पानी लेकर आ गई। मीरा जब अंदर आए और उसने राघव के खुले हुए पेट को देखा तो उसके हाथ से पानी गिर ही गया था, पर लकीली टीना ने उस वक्त उसे संभाल लिया और पानी गिरने नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए यंग मैडम, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मीरा ने तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहा। लेकिन अमायरा ने उस पर ध्यान दिए बगैर टीना को पानी टेबल पर रखने को कहा। फिर अमायरा ने अपने काम को रुकते हुए अपने हाथों से पर लगे ब्लड और पस को अच्छे से क्लीन करने लगी। इसके बाद उसने उन ग्लव्स को निकाल दिया और टेबल के पास जाकर उस ठंडे पानी में नमक मिलने लगी। इसके बाद वो अपने मेडिकल किट में से एक फनल लेकर आए और उसे थोड़ा क्लीन करके राघव के मुंह में डाल दिया। फिर वो उससे धीरे धीरे करके पानी उसके मुंह में डालने लगी। आप उसे कितनी आसानी से पिला ले रही है, डॉक्टर शाह चौंकते हुए बोले, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों में कई बार इसी तरह राघव को पानी पिलाने की कोशिश की थी मगर वो इसमें असफल ही रहा था। अमायरा काफी देर तक उसे धीरे धीरे करके पानी पिलाते रही। राघव ने थोड़ा सा भी पानी बाहर नहीं उगला था, काफी अच्छे से सारा पानी पी गया था, जिससे डॉक्टर शाह को काफी हैरानी हुई थी, क्योंकि जब वो इसी तरह उसे पानी पिलाते थे तो वो बाहर उगल देता था। The moral was offline that a man, whether conscious or unconscious, can never ignore a girl. Boys, I'm just kidding. Don't take it seriously. ये लड़की तो सच में अनबलीवेबल है।
कुछ तो अलग और खास है इसमें। डॉक्टर उसे देखते हुए सोच रहे थे। उसे देखते हुए उनकी आंखें चमक उठी। वो अब समझ गया थे कि अब राघव खतरे से बाहर हैं। इसलिए अब वो आगे बढ़कर उससे सवाल पूछ सकते थे। लेकिन जैसा वो सच रहे थे, वैसा बिल्कुल नहीं था। मायरा ने कुछ खास भी नहीं किया था, बल्कि खास तो उसके इक्विपमेंट्स थे। उसने जिस फनल का उसे लिया था वो काफी बड़ी थी, जिससे वो राघव के फेक टेक पहुंच गई और अमायरा उसे बिना किसी परेशानी से पानी पिला सकी। उसने राघव को बहुत ज्यादा पानी नहीं पिलाया, जबरदस्ती। उसने सिर्फ 2 कप पानी ही पिलाया था। पानी पानी के बाद से ही उसका पीला पड़ा चेहरा और सूखे होठ काफी बेहतर दिखने लगे थे। फिर अमायरा ने उसका टेम्परेचर चेक किया, तो पता चला कि उसका बुखार वैसा ही था और बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। न जिसका मतलब था कि बुखार की गोलियों ने अभी तक अपना असर नहीं दिखाया था। लेकिन इस वक्त ये इतना जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने बस उसका मुंह साफ कर दिया। अमायरा नहीं जानती थी कि उससे पहले डॉक्टर शाह ने किस तरह का इलाज किया था राघव का। अगर उसने पहले उसके सड़े हुए घाव को कटकर नहीं निकाला होता तो उसकी आंतें भी सड़ सकती थी। लेकिन इसमें वो उन्हें कोई ब्लेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो खुद एडवांस एंड मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कर रही थी, जिनके बारे में उन्हें जरा सी भी कोई खबर नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जरूर इस डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करती। वो से अंत तक ग्लव्स चेंज करती रही और राघव के सड़े हुए मांस को निकलती रही। कमरे में मौजूद सभी लोगों को इग्नोर करते हुए वो अपने काम में लगी रही और सड़ी हुई मसल्स को निकालकर उस ट्रे में रखती रही, जिससे पस और ब्लड बहे जा रहा था। कमरे में मौजूद सभी लोगों का देखकर घिन से बुरा हाल था। काका तो पूरी हिल ही थे। सभी को समझ आ रहा कि अमायरा जो कुछ कर रही है वो एक बहुत कठिन केयरफुली करने वाला काम है, इसलिए किसी ने भी उसे रोकने या डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। अमायरा को भी अपने कंधे की चोट में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने जब तक इस सर्जरी को कंप्लीट नहीं करे लिया वो रुकी नहीं, और तब तक उसमें चैन की सांस नहीं ली। आखिरकार सर्जरी खत्म करके वो उठी और अपने दर्द कंधे दूर कर कर अपने हाथ मूवमेंट करा रही थी। ये देखकर कि अमायरा ने अपना काम खत्म कर लिया, तो जल्दी से उसकी ओर बढ़े और जैसे ही उनकी नजर जैसे ही अमायरा पर लड़ी, अनहीन अपने मन पीछे के लिए और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अमायरा भी ये अच्छे से जानते थी कि परिवार के वाई के कंडीशन के बारे में जानना उसके फैमिली मेंबर का हक होता है। वैसे भी उसे राघव का ट्रीटमेंट काका की जानकारी में ही करना था। इधर राघव जो बुरी तरह घायल था और जिसके कई सारी मसल्स निकाल दी गई थी, अमायरा ने उसे अब बैंडेज कर दिया। इसके बाद एक पट्टी में दावा लगाकर उसे उसका बैंडेज किया। घाव न फटे और उसे अच्छे से कवर करने के लिए उसने उस पर अच्छे से मेडिकल टेप लगा दिया। अब बस ड्रेसिंग करना था। जब काका और डॉक्टर शाह ने देखा कि सब हो चुका है और सिर्फ ड्रेसिंग करना है, तो वो लोग आगे आए उसकी इसमें हेल्प करने के लिए। उनकी हेल्प से अमायरा ने उसके लेट से लेकर कमर तक ड्रेसिंग कर दी। पहले तो इन्हें उसके मेडिकल स्किल्स पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने काले हिसाब कुछ बहुत अच्छे से कर लिए हैं और राघव भी ठीक लग रहा है, तो वो लोग उसकी हेल्प के लिए खुद ही आगे आए। उनमें अब पहले जैसा बिहेव करने की हिम्मत नहीं थी। ड्रेसिंग करने के बाद मायरा जैसे हिमराघव का बुखार चेक करने जा ही रही थी कि तभी डॉक्टर शाह ने चिल्लाकर कदमफी एक्साइटमेंट से कह, अंडरस्कोर राघव, राघव, उसे अब बुखार नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो गया। काका की ओर देखते हुए उन्होंने कहा। डॉक्टर शाह हैरान भी थे। उन्होंने क्या कुछ नहीं लिया था उसके फीवर को ठीक करने के लिए? अपने 30 साल की जितनी भी नॉलेज थी उसका सारा इस्तेमाल करने एक बात भी ठीक नहीं कर पाए। और तो और ये सब उसमें सिर्फ 1 घंटे में किया था। वो बहुत थे, मगर साथ ही उन्हें दुख भी महसूस हो रहा था कि वो ठीक नहीं कर पाए। क्या सच में मेरा बेटा ठीक है और अब उसका बिखर भी ठीक हो गया है? उन्होंने उम्मीद भरी भरी से देखते हुए कहा। डॉक्टर शाह ने उन्हें क्लियर किया सब कुछ। जैसे ही काका ने राघव के ठीक होने की खबर सुनी, वो तुरंत अमायरा के पैरों में गिर पड़े। वो रोते हुए बोलने लगे, अंडरस्को, यंग मैडम, आपने अब बेटे को बचा लिया। अमायरा 2 कदम पीछे हट गई और उनकी किसी बात जवाब देने की बजाय उन्हें उठाने लगी और बोली, अंडरस्को, आप अभी इतना खुश मत होइए। उसका फीवर बस कुछ देर के लिए ठीक हुआ है। अगर आज रात भर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो खतरे से बाहर है। अमायरा ने जो भी कुछ कहा था उसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर बर्फ सा ठंडा पानी डाल दिया हो। वो जाम गए थे पूरी तरह। उनकी सारी उम्मीद ये सुनकर तीत कर चकनाचूर हो गई। उन्होंने पूछा, अंडरस्को, ये आप क्या बोल रही हैं? यंग मैडम, क्या कहा आपने? मेरा बेटा अब भी खतरे में है। अमायरा ने उन्हें समझते हुए कहा, अंडरस्को काका, राघव की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस थी। उसे कई दोनों तक तेज बुखार था जो उसके दिमाग को डैमेज कर सकता था। क्यों ना हम साथ मिलकर भगवान से प्रे करें और उसके ठीक होने का वेट करें। जो इक्विपमेंट्स और मेडिसिन वो लाई थी, सबके सामने उसका यूज न करने ने कर पाने के कारण उसे काफी दिक्कत हुई थी, वरना वो पहले ही उसे ठीक कर चुकी होती। वो काका का हाल बहुत अच्छे से समझ रही थी। तभी वो बोली, अंडरस्को काका, आप इस तरह कैसे टूट सकते हैं? अभी आपको अपने बेटे का भी तो ख्याल रखना है ना।
आप पूरी दोपहर राघव के ही रहना और उसे हर घंटे पानी पिलाते रहना। और वो अभी खतरे में है, तो मैं आज रात उसके साथ ही रहूंगी। लेकिन मुझे अब आराम की जरूरत है। अमायरा के शक्कर ऐप बुरी तरह पैन कर रहा था। उसने पूरी सर्जरी खुलकर फिर से की थी, वो भी अकेले, जहां नॉर्मली डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। उन्होंने एक बार फिर उसके पैरों में अपना सिर झुका दिया। वो रोकना चाहती थी, मगर देर हो चुकी थी। तो अमायरा ने उन्हें उठाया और उन्हें वो दी जो राघव को दोपहर में लेनी थी, जिसे काका ने काफी अच्छे से लपेटे कर रख लिया। डॉक्टर शाह इन मेडिसिन को देखना चाहते थे, मगर वो ऐसा नहीं कर सके। इसके बाद काका ने अमायरा को उसके कमरे में भेज दिया। फिर उन्होंने उस जगह की पूरी सफाई कराई और राजकुमार के पास चले गए। उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज के रिपीट आरुष को दो जो इनके कमरे में हुआ था और जो कुछ भी अमायरा ने किया था। इसके बाद उन्होंने वो मेडिसिन आरुष को दे दी, जिन टैबलेट्स को लेने के बाद वो उसे बड़े ही ध्यान से आगे पीछे करके उलट पलट कर देखने लगे। वो उसका ब्रांड जानने की कोशिश कर रहे थे और उसे सूंघा भी, मगर उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने वो पिल्स वापस काका को दे दी और बोले, ज्यादा हो तो मुझे दे दीजिए। 55 बेचारी अमायरा के रातों की नींद और दिन का चैन नष्ट ही हो जाता। प्लीज न्यू रीडर्स, आप लोग भी लाइक, कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। कंफ्यूज्ड फेस फिर उन्होंने वो पिल्स वापस काका को दे दी और बोले, अब आप जा सकते हैं, ज्यादा हो तो मुझे भी दे दीजिए। आरुष अभी भी जानना चाहते थे कि आखिर अमायरा को ये द्वार मिलती कहाँ से है। जी मास्टर, जैसा आप कहे। काका ने सिर हिलाते तुरंत एक गोली निकलकर उन्हें दे दिया और बाकी की पिल्स को बड़ी सावधानी से रख लिया, क्योंकि काका के पास एक गोली एक्स्ट्रा थी तो वो राजकुमार को दे पाए। फिर काका जल्दी से चले गए। काका के जाने के बाद आरुष ने अपना काम शुरू नहीं किया। इसके बजाय वो अपनी चेयर के हैंडल को टैप करने गए। वो बोले, अंडरस्को अमायरा, अमायरा आखिर तुम हो क्या? मैं तुम्हारे बारे में सब जानकर भी तुमसे इतना अनजान क्यों हूँ? एक पल में तुम कुछ और होती और अगले ही पल कुछ और। मुझसे जान की भीख मांगने वाली लड़की आज दूसरों की जान बचा रही है, और तुम एक डॉक्टर हो भी तो मुझे इस बारे में पता कैसे नहीं है? इधर अमायरा अपने मेंशन आकर में आराम से अपने दूसरे कामों में लग गई थी। वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंची तो जाकर एक चेयर पर बैठ गई और अपने लिए नहाने का पानी तैयार करने को बोली। उसने अपनी उन दोनों मैड्स पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, जो उसे प्रशंसा, सम्मान और आदर भाव नजरों से देख रही थी। ये मैड्स कोई और नहीं बल्कि मीरा और टीना ही थी। अमायरा के बजाय ईना और मीना का पूरा ध्यान उन पर था, और वो दोनों उन्हें ऐसे देखकर काफी हैरान थी। सोच रही थी कि इन कुछ पलों में जब वो इन तीनों से दूर रही तो ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों को मौका मिल जाए तो यंग मैडम की पूजा ही करने लग जाएगी। फिर ईना और मीना एक दूसरे को ऐसे देखती है कि उन्होंने उनके साथ ना जाकर कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया और उनका काफी नुकसान हो गया इस कारण, जिससे वो लोग मुंह लटकाकर अमायरा को देखने लगी। लेकिन जब वो उसकी तरफ देखती है तो पाती है कि वो बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान की ही तरह चेयर पर बैठी थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो कुछ बड़ा करके आए हो। ये देखकर उनके चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कान आ जाती है। वो लोग अपनी यंग मैडम से बहुत खुश थी, जो बाकियों की तरह नहीं थी और कभी कोई दिखावा नहीं करती थी। वो सोच रही थी कि जिस राजकुमारी के लिए वो लोग काम करती है, वो कभी भी खुद को राजकुमारी की तरह दिखती ही नहीं है, जैसे उसे नॉर्मल इंसान की तरह ही रहना पसंद हो। उन्हें नहीं पता था कि ये उनके लिए अच्छा है या बुरा। वैसे उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि भले उनकी यंग मैडम खुद राजकुमारी की तरह न रहती हो, मगर वो उनकी राजकुमारी की तरह ही सेवा करती थी। उन्हें तो चिंता इस बात की होती थी कि उनकी यंग मैडम राजकुमारियों की तरह क्यों नहीं रहती। अमायरा को नहीं पता था कि उसकी ये मैथ्स उसके बेय में क्या सोच रही है। अगर उसे पता भी चल तो भी वो इसे दिल पर नहीं लेती और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार ईना और मीना सही ही सोच रही थी। उनकी यंग मैडम थी ही ऐसी। वैसे भी अमायरा के लिए ये जगह परमानेंट नहीं थी। उसे शादी से पहले कोई उम्मीद न होकर भी थोड़ी उम्मीद थी कि शायद वो आने होने वाले पति का इलाज करके उनके पैरों को ठीक कर देगी और एक हवाई मैरिड लाइफ जिएगी। मगर अब उसे इस चीज की भी उम्मीद नहीं थी। उल्टा वो ये सोचती थी कि जब तक वो कोई गलती नहीं करती और राजकुमार को खुश रखती है, तब तक ही वो इस जगह पर रह सकती है। आखिर एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। वैसे तो वो काफी सतर्क रहती थी कि उसकी किसी भी हरकत से उसके प्यारे पति देव को उस पर शक ना हो जाए। मगर क्या हो जब उसे पता चलता कि उसके प्यारे पति देव उसके बारे में किस हद तक चिंतित रहते हैं, और उसके पास जो इतने अच्छे शुभ चिंतक छोड़े हैं, उन्होंने उसके लिए वो भी पूरी वफादारी से उसके हर पल की खबर उसके प्यारे पति देव को पहुंचते हैं। तब तो बेचारी के रातों की नींद और दिन का चैन नष्ट ही हो जाता। उसके आंसू ही बेकाबू होकर उसकी इन खूबसूरत आंखों में रुक ही नहीं पाते और छलक पड़ते इन गुलाबी गालों पर। इन सब के बाद वो नहा है गई। एक रिलैक्सिंग बाथ लेने के बाद उसे काफी हल्का फील हो रहा था।
हो भी क्यों ना, 1 घंटे तक उसने इतनी कठिन सर्जरी की थी, वो भी अकेले, बिना किसी नर्स या अदर डॉक्टर्स की हेल्प के। नहाने के बाद उसने अपने रूम में ही लंच किया, क्योंकि वो काफी थका हुई थी, और खाने के बाद उसने जरा सा भी हिलने की जहमत नहीं उठाई, तुरंत बेड पर पसार कर लेट गई। हाय, आज तो काफी हैवी हो गया है दिन। मैंने काफी दिनों बाद ऐसी क्रिटिकल सर्जरी की है, पर मैं उसे मिस भी कर रही थी। आखिर यही तो था मेरी लाइफ का पैशन और ड्रीम, जिसे पूरा करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। पर पता नहीं उन लोगों ने मेरे दिमाग में ऐसा क्या भर दिया, जिससे मैं अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर उनका हाथ थाम लिया और बन गई उन टीम की मेंबर। जिसके बाद से हर एक दिन मेरा इसी डर के साथ बीतता कि कब मेरी मौत आ जाए। मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मेरी जिंदगी का तो एक ही सपना रह गया था, कि मैं सुकून की जिंदगी जी पाऊं इन सब। खैर, खुश तो अभी भूत नहीं हूं मैं। अमायरा की आंखों में ये सब कहते हुए काफी दर्द दिख रहा था। फिर उसने लेटे हुए ही सोचा कि वो दिन में अच्छे से सोकर अपनी नींद पूरी कर लेगी, जिससे वो रात भर जागकर राघव की देखभाल कर सके। लेकिन जैसा वो सोचे और वो हो जाए। इतने मेहरबान कहा है उसके भगवान जी उस पर। अभी उसे सोए हुए मुश्किल से 30 मिनट ही हुआ था कि अचानक आकर ईना ने उसे कहा दिया। ईना काफी हड़बड़ाई हुई और जल्दी में लग रही थी। अरे, क्या है यार, क्या दुश्मनी है सबको मेरी नींद से? कोई सोने भी नहीं देता। बदब कर उसने पिलो में अपना मुंह धंसा लिया और दूसरा पिलो अपने सिर पर रख लिया। वो बहुत ज्यादा नींद में थी, साथ ही थकी हुई भी थी। तभी मेड ने कहा, अंडस्को मैडम, मास्टर आपको बुला रहे हैं। कौन से मास्टर? किसके मास्टर? किसके मास्टर? तुम जाओ था से और बोल दो उस मास्टर से अमायरा को डिस्टर्ब करने की बुरी सजा मिल सकती है, इसलिए अभी जाए यहाँ से। उसे थोड़ा डरा भी देना कि मेरा गुस्सा बेहद बुरा है। उसने थोड़ा सा मुंह बाहर निकालकर उसे सब समझा दिया, और वापस अपनी पोजीशन में आ हुई और पूरे बिस्तर पर फैल गई, और अब की बार ब्लैंकेट भी ओढ़ लिया। अरे मैडम, राजकुमार मिलना चाहते हैं आपसे, आपके पति, मेड ने फिर से परेशान होते हुए कहा। इतना सुनते ही अमायरा उछलकर बैठ गई। क्या क्या कहा तुमने? राजकुमार? क्यों बुलाया है उन्होंने मुझे? अमायरा ने घबराहट और परेशानी से कहा, और मन में सोचने लगी, अंडस्को चल बेटा, अमायरा रेडी हो जा, अब तेरी शामत मौत सब आई है। मगर मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सब सोचते हुए वो काफी परेशान हो गई, मगर फिर उसने अपना सिर झटका और बोली, अंडस्को आखिर हो भी हो, मैं उनके घर में रह रही हूँ और में राशन लाने हूँ। वो बिना रेंट दिए, बिना रेशन पानी इनके हवेली में फ्री दे देता हूँ। वो पहले ही मेहर उसके पास जाने में डरती थी, अभी अभी वैसे भी राजकुमार उसके मलिक थी, जितने दिन वो उनकी आज्ञा का पालन करेगी यह रह पाएंगी। ईना ने जल्दी से उसके लिए एक सुंदर सा, यूनिक और सिंपल अनारकली गाउन निकाला। वो बिना मन के बड़ी लापरवाही से बिस्तर से, और जैसे ही उसने वो सूट देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई। वो बोली, अंडस्को ये सब क्यों निकल रही हो? जिस पर मेड ने कहा, अंडस्को यंग मैडम, आपको मास्टर से मिलने जाना है, इसलिए आपके लिए दूसरे कपड़े निकाले हैं। देखो, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। मैंने जो पहना है, अपने सिंपल से ढीले डाले सूट को देखते हुए वही पहन कर जाऊंगी, उसने साफ मना करते हुए कहा। जिस पर मेड निराश हो गई, और मन में सोचने लगी कि आखिर सिर्फ एक 19 साल की ही है उनकी यंग मैडम, और इन्हें अच्छे नए कपड़े पहनने का कोई शौक नहीं है। उसने जिद नहीं की, फिर उसने अमायरा को हल्का मेकअप करने को कहा, लेकिन उसने इस बार भी मन कर दिया। इस बार मेड ने जिद की तो वो मना नहीं कर पाए। इस बार मेड ने उसे रेडी कर दिया। सिंपल सूट और हल्के से मेकअप के साथ वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। इतनी सादगी में भी मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ हल्का सा पाउडर, बनी पिंक लियो ब्लाम और काजल लगाया था। इसके बाद वो तैयार थी मियां ललने जाने को। फिर वो मेड के साथ हवेली के जाने के मेन हिस्से में पहुंची, जहां आरुष रहते थे, राजकुमार के स्टडी रूम के पास ही। उसने एक गार्ड से आरुष को इन्फॉर्म करने को कहा कि वो आ गई है। इस समय के वो काफी डरते और सहमते हुए उनके कमरे में एंटर करती है। उसकी तो जान ही सूख गई थी, मगर मेड के बोलने पर कि वो बहुत बूढ़ी लग रही थी, उसने अपने अजीब फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, तो जैसे मेड ने इशारे से ठीक करने को कह, रूम में जाकर देखा तो सबसे पहले उसकी नजर वहां की वॉल पर गई, जो ग्रे कलर की थी। फिर उसने पूरे रूम को, जो ग्रे एंड ब्लैक कलर की थीम पर थी। फिर उसकी नजर वहां पड़े बड़े से स्टडी टेबल पर पड़ी। तो ऐसा क्या हो गया अब, जो अब आरुष ने हमारी अमायरा की नींद में खलल डाल दी? ये कोई और नहीं बल्कि उसके हडी BSMD हैं। थकी हुई अमायरा, जिसे सोते हुए आधे घंटे ही हुए हैं, वो क्या करेगी उसे ऐसे जगाने पर? आखिर किस लिए, क्यों वो उसे मिलना नहीं चाहती थी और इतना डरती थी? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। च 56, मेरे मेंशन में बेकार और फालतू लोगों की कोई जगह नहीं है। प्लीज न्यू रीडर्स, आप लोग भी लाइक, कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। कंफ्यूज्ड फेस अब आगे, जहां आरुष रहते थे, राजकुमार के स्टडी रूम के पास ही। उसने एक गार्ड से आरुष को इन्फॉर्म करने को कहा कि वो आ गई है। इस समय के वो काफी डरते और सहमते हुए उनके कमरे में एंटर करती है। उसकी तो जान ही सूख गई थी, मगर मेड के बोलने पर कि वो बहुत बूढ़ी लग रही थी,
उसने अपने अजीब फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, तो जैसे मेड ने इशारे से ठीक करने को कह। रूम के बाहर से ही सबसे पहले उसकी नज़र वहां की वॉल पर गई, जो ग्रे कलर की थी। फिर उसने पूरे रूम को, जो ग्रे एंड ब्लैक कलर की थीम पर थी। फिर उसकी नज़र वहां पड़े बड़े से स्टडी टेबल पर पड़ी। अब आगे, अमायरा ने नॉक करते हुए कहा, अंडरस्को कैन आई कम इन। आरुष पल के झपकते हुए, अंडरस्को हम। अमायरा स्टडी रूम में एंटर करते हुए उसको देखते हुए मन में सोच रही थी कि कैसा रूम है ये, इसे देखकर अच्छा खासा इंसान महीनों के लिए बिलर पर जाए और ये जल्लाद सारा दिन इसी में कैद रहता है। हद है यार, मुझे तो अभी से घुटन हो रही है। पूरे रूम का कलर डार्क था, ग्रे एंड ब्लैक। दीवार से लेकर डेस्क एंड चेयर सब डार्क कलर में ही थी। अमायरा जब अंदर आई तो उसने आरुष को डेस्क के पास बैठे हुए देखा, जो आज भी पूरे ब्लैक रंग के कपड़ों में था, ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स। व्हीलचेयर पे बैठे हुए भी उसके दबंग और उस डेंजर ऑरा को इग्नोर नहीं लिया जा सकता था। उसे देखकर अमायरा की सांसें थम गई, जिसके दो कारण थे, एक तो उसका ये डेंजरस रूप, दूसरा उसका ये कातिलाना रूप। वो मन में बोली, अंडरस्को अगर इस चट्टान दिल मॉन्स्टर मेरी ऐसी ही मुलाकात एक हफ्ते हो जाए तो मैं बिना मारे ही पर लोग से धार जाऊंगी। एक तो इतना डेंजर है, ऊपर से इस जल्लाद को किसने हक दिया इतना हैंडसम और डैशिंग बनने का। अमायरा के पसीने छूट रहे थे। उसकी अंतरात्मा उसे इस आदमी के सामने घुटने टेकने को बोल रही थी। राजकुमार, उसे अपने शब्द बोलने में कठिनाई हो रही थी। वो अटक अटक कर बोल रही थी, मानो जैसे वो बुला ना रही हो बल्कि रिक्वेस्ट कर रही हो। जिस तरह से वो बोल रही थी, किसी और इंसान ने सुना होता तो हंस हंस के उसे पक्का पेट दर्द हो जाता, क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी काफी फनी लग रहे थे। ये उसके डर के कारण था। मगर अमायरा बिल्कुल सही थी, इस चट्टान दिल आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल भी हंसा नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि अमायरा की सिंपल वाली ब्यूटी और उसकी ओवरलोडेड क्यूटनेस उन्हें पिघलने का काम कर रही थी। मगर मजाल है जो ये सख्त बंदा ऐसा कुछ अपने चेहरे पे दिखा दे। वो बना रहा अपने उसी दबंग और डरावने एटीट्यूड वाले लुक के साथ, जिसे बरकरार रखने में उसे मुश्किल तो बहुत हो रही थी, लेकिन वो कामयाब रहा। अमायरा को वो जिस तरह से देख रहा था, उसे लग रहा था जैसे वो कोई स्पॉन्ज बॉल हो जिसे ये आदमी अपनी नजरों से मसल रहा था। उसे दिल में दर्द महसूस हो रहा था। अमायरा को लग रहा था कि अब वो ज्यादा देर इस आदमी के सामने खड़ी नहीं रह सकती, इसलिए उसने एक बार फिर बोलने की कोशिश की, अंडरस्को राजकुमार, आपने मुझे बुलाया था। वो ये कुछ शब्द कितने मुश्किल से बोल पाई थी, ये वो ही जानती थी। बैठ जाओ, राजकुमार ने बस इतना ही कहा। अमायरा ने इतना सुनने के बाद इधर उधर देखा, तभी एक साइड में उसे चेयर पड़ी मिली और वो जल्दी से लाकर राजकुमार से दूर एक दूसरे कोने में बैठ गई, जैसे अगर वो उनके थोड़ा भी आसपास रही तो वो तुरंत उसे खा जाएगा। आरुष ने बिना बातों को घुमाए सीधा पूछा, अंडरस्को तुम्हारे सीनियर प्रोफेसर कौन है? अमायरा का ये सुनकर तो दिल ही बाहर आने को हो गया था, पर वो अपने इन भावों को छिपाने में कामयाब रही। उसे झूठ बोलने को जरूरत थी इस वक्त, लेकिन वो किसी का नाम लेकर उसे फंसाना नहीं चाहती थी, इसलिए उनसे कहा, अंडरस्को मैं अपने प्रोफेसर का नाम नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो एक बहुत ही काइंड पर्सन है, जो हर रात मुझे मेडिकल की टीचिंग देते हैं और एक बुक भी हर 10 दिन में वो दोबारा आते हैं और पुरानी वाली किताब को लेकर नई किताब पढ़ने को देते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने मेडिकल की कोई डिग्री भी ली है। नहीं, मेरे पास इसका कोई सबूत है। अमायरा ने बड़ा ही अजीब झूठ बोला था। अच्छा तो ये बात है, राजकुमार ने अपनी मेलोडीज वॉइस में कहा। आप उनकी आवाज में अविश्वास साफ झलक रहा था। अमायरा ने भी अपने सिर झुका लिया, अनेक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की, बस अपना सिर झुका लिया। You don't believe me. If you don't believe me, so go check it out. The only thing you will see is that this Amira is using your surname. अमायरा अच्छे से जानती थी कि अब जब उसकी शादी राजकुमार से हो गई है, तो फॉर्मल ओकेजन्स पर उसे उन्हीं का सरनेम इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सहाय से राजावत हो चुकी थी। हालांकि आरुष ने दोबारा कुछ नहीं पूछा, बस उसे बड़े गौर से देखते रहे और अपने व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट पर टैप करते रहे। ये कुछ ऐसा था कि वो उसे डराकर उसके दिल की बातें पढ़ना चाहते हो। अमायरा बह जाना चाहती थी, मगर उसने हिम्मत नहीं की। तभी उन्होंने अचानक से आगे झुकते हुए अपने घटना पर दोनों कोहनियां रखकर उंगलियों को हाथों को फंसाकर बेहद गहरी आवाज में पूछा, अंडरस्को क्या तुम्हें पूरी तरह विश्वास है कि तुम राघव को बचा सकती हो? इस पर उसने बिना डरे सीधा जवाब दिया, अंडरस्को जब मैं उसके पास उसका ट्रीटमेंट करने गई थी, तो उसके बचने 75-25 चांस थे। मतलब वो जिंदा रहता उसके 25% ही चांसेस थे, मगर मेरे इलाज के बाद ये 50-50 हो चुका है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा। उनकी आवाज से वो सैटिस्फाइड तो लग रहे थे। ये बोलते हुए उन्होंने अमायरा की ओर देखा, जो दर्द से सिकुड़ी हुई बैठी थी। उन्होंने मन में सोच, ओह कितनी सुंदर और नाजुक है ये लड़की। इसका मुंह इतना लाल हो गया है जैसे अभी खून निकल आएगा। कहीं ये लड़की मुझे खुद को बदलने पर मजबूर न के दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
फिर उन्होंने खुद को कठोर करते हुए कहा, अंडस्को अगर तुम राघव को नहीं बचा पाए अपनी इस मेडिकल स्किल के जरिए तो उन्होंने अपने शब्द अधूरे ही छोड़ दिए। क्या क्या आप नहीं चाहते कि नहीं जिंदा रहूं? उसको चोट मेरी गलती से तो नहीं लगी, ना ही उसकी क्रिटिकल कंडीशन की मैं जिम्मेदार हूँ। यहाँ इतने बड़े डॉक्टर्स होने के बावजूद भी इनकी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, उल्टा उसका केस और भी बिगाड़ दिया। मुझे आखिरी वक्त पर बुला चला उसकी इस हालत के बारे में। ना ही कोई यहाँ मेरी स्किल्स पे भरोसा करना है। फिर भी मैंने अपने रिस्क पर उसकी सर्जरी की है। उसने निराश के साथ परेशान होते हुए आंखों में नमी के साथ कहा। उसकी इन नम आंखों को देखकर आरुष को बेचनी सी हो रही थी अपने दिल में, लेकिन उसने फिर अपने कड़कती हुई दबंग आवाज में कहा जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो उसे ऐसे देखकर। इस मेंशन बेकार और गलती लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलती बनो। और अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो खुद को साबित करो कि तुम बेकार नहीं बल्कि बहुत काम की इंसान हो। वैसे भी तुम्हें यहाँ से जाने में कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। आखिर इतना दहेज जो हड़प कर आए हो सहाय फैमिली से। उनके आखिरी के शब्दों में उसके लिए मजाक साफ नजर आ रहा था। अमायरा ने मन ही मन उन्हें गलियां देते हुए खा जाने वाली नजरों से देखा, मगर तुरंत ही फिर से सिर झुका लिया और बोली, अंडस्को ठीक है, मैं समझ गई, आपने जैस कहा मैं अपना 100% दूंगी। आखिर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, नहीं कोई ऐसा इंसान था जिस पर वो विश्वास कर सके, इसलिए वो इस ड्रैगन को खुद धमकाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वेरी गुड, नाउ यू कैन लीव फ्रॉम हियर, उन्होंने काफी आराम से कहा, क्योंकि उनका मिड काफी अच्छा गया था। अमायरा अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। वो उठी और मुड़ गई। अभी उसने एक कदम ही उठाया था कि वेट, उसके कानों में वापस राजकुमार की आवाज पड़ी। वो पलटकर जैसे ही उठने को हुई तभी उसके कानों में आरुष के शब्द पड़े। 3 दिन बाद महल में जाना है। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कोई बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है एक बार फिर। मगर ये सिर्फ महल जाने को लेकर था, तो उसे चिंता करने की जरूरत थी। उसके पति के होने पर कौन ही उसे धमकाने या उसके सुर गलत करने की कोशिश करेगा। उससे पंगा लेना यानी सीधा आरुष सिंह राजावत से पंगा लेने के बराबर था। लेकिन वो खुश हो सके और चैन की सांस ले ले, ऐसा उसके पति देव के होते हुए कहा संभव था। उन्होंने आगे कहा, अंडस्को तुम वहां अकेले जाओगी? क्या कहा आपने? बोलते हुए उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे मृत्यु दंड दे दिया गया हो। जो तुमने सुना, मुझे बातें दोहराना जरा भी पसंद नहीं है, और अब तुम जा सकती हो ये से। अमायरा सदमे में थी, मगर जाने की बात सुनकर तो वो वह से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ते दौड़ा दिए गए हो। कुछ दूर आकर उसने राहत महसूस की। अब उसके दिमाग में सिर्फ यही शब्द घूम रहे थे, तुम वहां अकेले जाओगी। ये सोचते हुए वो कब अपने साइड वाले मेंशन में आ गई उसे पता भी चला। उसे तो ये तक नहीं पता चला कि ईना और मीना ने उसके कानों में कुछ फुसफुसाया है। तुम जल्लाद, मशीनी रोबोट इंसान, पक्का ये अगले जन्म में राक्षस था। इससे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। खुद तो अपने भाई को नाराज करके बैठा है, सामने जाने की हिम्मत तो है नहीं, और मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चला रहा है जो ऑलरेडी टूटा हुआ है। नामर्द कहीं का, किस मनहूस घड़ी में इसने मेरी जिंदगी में दस्तक दी। दिल तो चाह रहा है भर भर के श्राप दो, बिल्कुल दया भाभी की तरह, पर ये भी नहीं कर सकती। आखिर है तो मेरा पति ही। वो ये अब बड़बड़ाए जा रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो बिस्तर पर आकर लेट गई। वो ये सब जोर जोर से बोलने की हिम्मत भी कर सकती थी, वरना क्या पता जिसे वो श्राप देना चाहती थी और जिसे इतनी शिद्दत से कोस रही थी, वो ही इंसान उसकी बलि चढ़ा दे। उसने रजाई में खुद को कवर करके मैथ्स को आवाज लगी और बोली, रात को मुझे जगा देना। इतना बोलकर अन करवट ले ली, मगर उन चारों के चेहरे पर लरेशनी दिखने लगी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा जैसे पूछ रही हो अब आगे क्या करना है। हम तो कुछ और ही खबर लेकर आए थे। अनटाइटल्ड चैप्टर प्लीज न्यू रीडर्स आप लोग भी लाइक कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। कंफ्यूज्ड फेस। असल में जब मायरा राजकुमार से मिलने गई थी तब उसके मेंशन में ड्रेस डिजाइनर और ज्वेलरी डिजाइनर आए थे, पर वो उनसे मिलने गई थी, इसलिए उन्हें वेट करने को कहा था मैथ्स ने। और जब वो आए तो कोनी ही धुन में थी, न उसने लेफ्ट देखा और न राइट, बस चलते चली गई और पता ही नहीं चला कि कब जाकर सोची और उन बोलने का मौका नहीं मिला। अब वो लोग टेंशन में थे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने ऐसी यंग मिस या राजकुमारी नहीं देखी जिसे कपड़े, ज्वेलरी या फैशन में कोई इंटरेस्ट ही न हो। इसके बदले उसे दुनिया जहां का सुख टी-शर्ट लोअर्स में मिलता था। टीना ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, उन्हें वापस भेज दो और कल आने को बोल दो। तो टीना ने कहा, अंडस्को क्या तुम शो हो कि कल मैडम इसी तरह जल्दी नहीं सोएंगी? क्योंकि आज रात तो उन्हें राघव के पास रुकना पड़ेगा, तो कल वो इससे भी ज्यादा थकी हुई होंगी। इसे सुनकर मीरा और मीना ने एक आह भरी। ईना ने इस पर कहा, अंडस्को तो ये कैसा रहेगा कि हम ही मैडम के लिए डिजाइनर कपड़े और ज्वेलरी पसंद कर दे, इससे उनका काफी समय भी बच जाएगा। ईना बहुत अच्छे से अमायरा को समझती थी।
उसे पता था कि उसकी यंग मैडम कितनी आलसी है और मुसीबत में पड़ने से डरती है। वो खुद से ऐसा करने की जहमत नहीं उठाएगी, इसलिए उसका ये फैसला बिल्कुल ठीक था। अपना फैसला लेने के बाद वो चारों उन डिजाइनर्स के पास चली गई और उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें लेने लगी। उन्होंने कुछ ऐसे भी कपड़े और गहने भी लिए जो 3 दिन बाद महल में जाने के लिए यूज आ सके। रात को जब अमायरा उठी तो उन्हें देखकर कंफ्यूज्ड हो गई। इसे यहाँ किसने रखा है? उसने मैथ से पूछा। यंग मैडम ये सब आपके लिए है, ईना ने कहा। पर मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे उनकी जरूरत है, ऑलरेडी काफी है मेरे पास। बहुत सी चीजें मैं सहाय फैमिली से भी लेकर आई थी। वास्तव में इसके पास बहुत कपड़े और गहने थे। यंग मैडम आपको महल जाना है तो आपके पास उस तरह के कपड़े भी तो होने चाहिए। क्या उसकी मैडम किसी बेवकूफ की तरह नहीं लग रही थी इस समय? जब इन्हें ऑर्डर मिल ही तो अब ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? इधर अमायरा मेड की बात सुनकर चित्ते हुए सोच रही थी, अंडस को उस खड़ूस चट्टान दिल आदमी को किसी की बात सुनना नहीं होता, बस ऑर्डर देने आता है। उसे किसी की मर्जी से फर्क तो पड़ता नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या पहन के जाती हूँ और क्या नहीं? जब मेरी मर्जी जाने में ही नहीं है तो क्या कपड़े और गहने पहने कर एग्जीबिशन में बैठना है? मैं अपने घर लगभग 20 से भी ज्यादा बैग्स में सामान लेकर आई थी, जिनमें 10 से भी ज्यादा बैग्स में कपड़े और गहने ही थे, तो फिर तुम्हें टाइम और पेस क्यों वेस्ट करने हैं? अमायरा भले ही रॉयल फैमिली का हिस्सा बन जाए थी, मागे उसका दिमाग अभी भी मिडिल क्लास वाला ही था। वो उसी तरह सोचती थी। यंग मैडम आप जो कपड़े लाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर महल के हिसाब से ठीक नहीं है। अभी न्यू कलेक्शन आया है जिस हिसाब से वो काफी ओल्ड फैशन है। अगर आप उन कपड़ों को पहनकर राजासा के पास जाएंगी तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? ये सब उसने काफी सावधानी से कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी यंग मिस नाराज न हो जाए। लेकिन उम्मीद से उलट उसने जोर से हंसते हुए कहा, अंडस को हा हा हा, तुम सही बोल रही हो। जब उस घर की कमान उस चुड़ैल की अम्मा रागिनी बुढ़िया जैसे लोगों के साथ में दे दी जाएगी तो यही होना है। अमायरा एक छोटी सी मेड को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी हंसी को रोककर अंगड़ाई लेते हुए कहा, ठीक है फिर तुम अपने हिसाब से देखकर सारी चीजें रख दो जो राजकुमार के लिए शर्मिंदगी का कारण न बने राजासा के महल में। इना ने अपना सिर हिला दिया, हाँ मैं। अब तक टीना और मीना ने उसका डिनर रेडी कर दिया था। अमायरा जल्दी से फ्रेश होकर आई। उसके डिनर टेबल पर 8 तरह की डिशेस रखी थी, जिनमें से उसने सिर्फ थोड़े से फ्राइड राइस खाए। मैं उसे और खाने के लिए बोलना चाहती थी, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। अमायरा ने 10 मिनट से भी कम आराम किया और जल्दी से तैयार हो गई राघव के पास जाने के लिए। तब तक टीना और मीना भी आ गए उसका मेडिकल किट लेकर, और वो लोग पहुंच गए राघव के कमरे के बाहर। इधर काका और डॉक्टर शाह राघव की देखभाल करने में लगे हुए थे। वो लोग उसे दोपहर से कुछ भी खिला पाने में नाकामयाब रहे थे। जब उन्होंने उसे रूम के बाहर खड़े देखा, यंग मैडम दोनों तुरंत उसका वेलकम करने के लिए उसके पास चले गए। यंग मैडम, उन दोनों ने अमायरा का वेलकम करते हुए कहा, अपना सिर झुका लिया। अमायरा चौंक गई जब उसने डॉक्टर शाह की आवाज में ऑनली रेस्पेक्ट सुनी। अमायरा ने बस अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसने राघव के पास देखा है, फिर समझ जाती है कि आखिर क्यों ये लोग उसके पास आए हैं। काका ने छाप के बारे ईएमआई बताते हुए कहा, अंडस्को मैडम, ये बूढ़ा सर्वेंट आपका बहुत आभारी है। आपके मेडिकल स्किल्स ने सचमुच कमाल कर दिया। मेरा बेटा अभी भी पानी पी सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा और थोड़ी सलाह लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि। आमायरा ने उनकी बात बीच में करते हुए कहा, अंडस्को जरूर आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर शाह पूछने हिल वाले थे कि उसने टोकते हुए कहा, अंडस्को लेकिन अभी नहीं, मुझे राघव का चेकअप करना है, इसलिए आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। जाकर डिनर कर लीजिए और थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिए। डॉक्टर शाह तो जाने के लिए तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि वो इतना अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन काका अभी भी इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तभी अमायरा ने कहा, अंडस्को डॉक्टर शाह, आप खाना खाकर वापस आ सकते हैं। अमायरा चाहती थी कि ये लोग जल्द से जल्द इस रूम से चले जाए, ताकि वो राघव को वो इंजेक्शन दे सके जो इन लोगों के रहते पॉसिबल नहीं था। आखिरकार राघव की मौत तो उसकी मौत। डॉक्टर शाह की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो जल्दी से काका के साथ बाहर चले गए, जिसके बाद अमायरा ने टीना और मीना को भी बाजार भेज दिया नमक और गर्म पानी लाने के लिए। उन्हें बाहर भेजने के बाद अमायरा ने अपने मेडिकल सिस्टम से कांटेक्ट करके एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन और दूसरी मेडिसिन ली। इसके बाद उसने इन बेकार ग्लूकोज की बोतल्स और वहां पड़े नमकीन पानी को वीजा से तुरंत हटा दिया। वो ये सब बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि अब जब उसे राजकुमार ने वार्निंग दी थी तो उसके पास उन इंट्रावीनस ड्रग्स का यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मेडिसिन को दूसरी ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्ट किया और पास ही रखे उच्च स्टैंड पर लटका दिया। फिर उसने बेहद सावधानी से कैन्युला राघव को लगा दिया और इव ड्रिप की स्पीड एडजस्ट कर दिया ताकि बार बार इसे देखने की जरूरत न पड़े। दोनों मैड्स लौटी तो उन्होंने देखा कि उनकी मैडम खिड़की के पास बैठी किसी बुक को रीड कर रही थी।
जब उन्होंने उसे बुलाया अंडस को, यंग मैडम, तब उसने ऐसा दिखाया कि उसने सुना ही ना हो, क्योंकि उसकी पीठ उन लोगों की तरफ थी। उन्होंने ने एक बार फिर थोड़ी ऊंची आवाज में बुलाया तो इस बार वो उठी और उनके हाथों से उस नमकीन पानी को लेकर तबके के पास चली गई। राघव के आगे आके उसके उनकी ठुड्डी को अपनी चुटकी से ऊपर उठाया और उसका मुंह खोलकर उसमें दवा और पानी डाल दिया। इस बार वो कठोर थी, क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान अभी भी राघव की ठुड्डी पर रह गए थे। अब काका और डॉक्टर शाह आ गए। दूसरी तरफ अमायरा को नहीं पता था कि इतनी देर से कोई था जो सभी की गैर मौजूदगी में उस पर बराबर नजर रखे हुए था। उस गार्ड को अमेज का ध्यान रखने और उसकी निगरानी करने के लिए रखा गया था। राजकुमार अच्छे से जानते थे कि अमायरा मरने से कितना डरती है। फिर वो उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जितना उससे बात करते वो इन्हें उतनी ही मिस्टीरियस लगती। और उनका मानना था कि जो इंसान जितना मिस्टीरियस होता है, वो उतना ही डेंजरस भी होता है। इसलिए वो जब तक उसके सभी सीक्रेट्स को नहीं जान लेते तब तक इस पर विश्वास नहीं करेंगे। राजू काका राघव के बारे में काफी वरीड थे, इसलिए आते ही सबसे पहले उन्होंने अमायरा से राघव की कंडीशन के बारे में पूछा। जब उन्हें अमायरा के मुंह से सुना कि उनके बेटे की कंडीशन स्टेबल है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। वो था और रुकना तो चाहते थे, मगर मेंशन में काफी काम होने के कारण वो नहीं रुक सके और चले गए। इस क्वार्टर में राघव के अलावा भी बहुत सारे गार्ड्स थे जो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन लग रहा था कि डॉक्टर शाह किसी तरह की जल्दी में नहीं है। उन्होंने पास ही से एक चेयर ली और अमायरा के पास आकर बैठ गए। वो अमायरा से बात करना चाहते थे। उन्होंने बातचीत करने शुरू किया। अमायरा की नॉलेज, डिफरेंट मेडिकल टेक्निक्स एंड स्किल्स और उसके स्टाइल ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। उनका बस चलता तो वो पूरे 3 दिन और 3 रात बैठकर उससे बात कर सकते थे। उन्होंने अमायरा से बातचीत कंटिन्यू रखी जो टीना और मीना की समझ से बाहर थी, इसलिए वो बस वहां ऐसे ही खड़ी रही। इसलिए अमायरा ने डॉक्टर शाह को एक क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछा, जिसके बारे में डॉक्टर शाह सोच में पड़ गए। मौके का फायदा उठाकर उसने टीना और मीना को दूसरे कमरे में जाकर आराम करने को कहा। टीना, तुम्हें पूरी रात खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। बोलते हुए उसने सामने कमरे की ओर इशारा कर दिया। वो दोनों मना तो करना चाहती थी, मगर उन्होंने पूरे दिन से आराम नहीं किया था, इसलिए दोनों चली गई। सभी लोगों को भेजने के बाद उसने राहत की सांस ली और बैग के पास चली गई। लेकिन इस बीच उसे ये खबर नहीं थी कि कोई लाफ्टर उसकी हरकतों को देखे जा रहा है। लकीली उसने मुसीबत से बचने के लिए इस ड्रिप और कैन्युलर को बिस्तर में छिपा दिया था, क्योंकि वो अभी खाली नहीं हुई थी। अमायरा बिस्तर के पास पहुंचकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगी, मगर वो ऐसा सिर्फ दिखा रही थी। उसने झटके से इस कैन्युलर और इव ड्रिप को अपने मेडिकल किट में रख दिया। इस बार पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अमायरा पर किसी ने उस पर बाहर से नजर रखी है। वो इंसान भी मायरा के नाटक को समझ नहीं पाया, क्योंकि पहली बार तो वो डर था और दूसरा ये कि अमायरा जब वो सब कर रही थी तब उसने पीठ से कवर कर रखा था, जिसे उसे कुछ दिखा ही नहीं कि अमायरा ने आखिर किया क्या। अमायरा ने वैसे मुड़े हुए एक ड्रॉप की हेल्प से कुछ लिक्विड पिलाया और थर्मोमीटर से राघव का फीवर चेक किया। फिर डॉक्टर शाह की ओर मुड़ते हुए बोली, इसे अभी हल्का बुखार है पर चिंता की कोई बात नहीं है। क्या इसे वापस बुका आ गया? डॉक्टर शाह चिंता से खड़े होते हुए बोले और घबराकर उनके पास पहुंच गए। आप शांत हो जाए, ये काफी नॉर्मल है। आप डॉक्टर होकर भी इतने परेशान हो रहे हैं। क्या आपको नहीं पता, जब बॉडी किसी बड़ी डिजीज से लड़ती है या खुद को हील कर रही होती है तो कभी कभी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाता है और फीवर हो जाता है। पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती, बल्कि ये तो एक अच्छा साइन है कि बॉडी रिकवर कर रही है। उसके समझने पर डॉक्टर शाह शांत हो गए। फिर वो दोनों वापस आकर बैठ गए और वापस से अपनी मेडिकल रिलेटेड बातों में लग गए। 58 तुम अपनी जान से प्यार नहीं करते, इसलिए प्लीज न्यू रीडर्स आप लोग भी लाइक, कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। कंफ्यूज्ड फेस अमायरा ने आज दिन में राघव की क्रिटिकल सर्जरी की थी, जिससे वो काफी थक गई थी। उसे दोपहर में भी ठीक से नींद नहीं आई थी। आती भी कैसे? सोने से पहले वो एक मॉन्स्टर से जो मिलकर आई थी, पर वो राघव को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, डॉक्टर शाह ने कहा। जी जरूर, आप पूरे दिन से यहाँ राघव की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए आपको आराम की सख्त जरूरत है। जाए आराम कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर शाह भी अभी वही रुककर और बातें करना चाहते थे, मगर उनकी बॉडी अब साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन से राघव की देखभाल की थी और वो किसी भी कंडीशन को हैंडल करने के लिए प्रेजेंट हो हर समय। वो अभी भी अमायरा की हेल्प करना चाहते थे, मगर वो कर नहीं सकते थे। उन्हें अपनी बातों को बीच में छोड़ने और यहाँ से जाने का मन नहीं था। अमायरा ने उन्हें समझते हुए कहा, अंडस को देखिए डॉक्टर शाह, आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो आपको तो खुद ये समझना चाहिए कि रेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। और वैसे भी हम एक ही मेंशन में रहते हैं, तो कभी भी बातें कर सकते हैं और अपनी नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं।
जब डॉक्टर शाह ने ये सुना तो उन्होंने और जिद नहीं की और बोले, आप ठीक कह रही है, आप और मैं एक ही जगह रहते हैं, तो कभी भी बातचीत कर सकते हैं, बहुत मौके मिलेंगे अब तो। वैसे भी मैं उदयपुर की छोटी राजकुमारी की बातों को कैसे टाल सकता हूँ। ये बोलकर दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। फिर वो वहां से चले गए। अभी डॉक्टर शाह गए ही थे कि काका आ गए। वो काफी थके हुए थे, जिससे अमायरा ने उन्हें समझने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए अब उसने कुछ नहीं कहा और शांत ही रही। राघव की कंडीशन अब बेहतर थी। काका, अब से 2 घंटे बाद इसे होश आ जाएगा, आप चिंता मत करना, उसने बेहद प्यार से और एक प्यारी स्माइल के साथ काका से काका, जिस पर काका ने भी हाँ ने सिर हिला दिया। उसके बाद वो काका को 2 घंटे बाद आने का बोलकर दूसरे रूम में आराम करने चली गई। अमायरा जैसे ही वहां से आराम करने गई, अंधेरे में छिपा आरुष का वो गार्ड अब बाहर आया। उसने सोचा जब तक मैडम आराम कर रही है, तब तक मास्टर को रिपोर्ट ही कर दे। वैसे भी अमायरा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे उस पर शक किया जा सके, इसलिए रिपोर्ट करने को कुछ खास नहीं था, सिवाय इसके कि उसने और डॉक्टर शाह ने पूरी रात बात की थी। लेकिन उन्होंने क्या बात की थी, उसे जरा भी याद नहीं था। याद होता भी कैसे उसके लिए, तो उसे समझ भी आना जरूरी था। और किसी नॉन मेडिकल इंसान को डॉक्टर की राइटिंग तो समझ नहीं आए आज तक, बातों की तो बात हो अलग थी, वो भी जब दो जाने माने डॉक्टर एक साथ हो। इधर गार्ड ने सारी रिपोर्ट राजकुमार आरुष को सुना दी और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद राजकुमार अंडस को, मिहिर तुझे क्या लगता है, क्या करना चाहिए? करना क्या है भाई, वो बिल्कुल इनोसेंट है, तू फालतू में ही उस पर शक लिए जा रहा है। हो सकता है उसने अपनी मेडिकल स्किल्स के बारे में जो कुछ भी कहा हो तुझे वो सच हो। ये बात तो तू भी अच्छे से जानता है कि सहाय फैमिली उसके साथ कैसा बिहेव करती है, इसलिए नहीं बताया होगा उसने किसी को, और अब जब यह उसके टैलेंट की जरूरत पड़ी तो उसने दिखा दिया। ये सब सुनते हुए आरुष ने अपनी आंखें मूंद ली थी और मिहिर तो बस अमायरा का बचाव करने में जी जान से लगा था। उसने आगे कहा, अंडस को आरू, ये तो तूने भी साफ साफ देखा था कि तेरी शादी वाली रात को क्या हुआ था। वो चाहती तो उस दिन तेरे गार्ड्स को मारने के लिए छोड़ देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तेरे हर एक गार्ड का इलाज किया, यहाँ तक खुद को चोट आने के बाद भी नहीं रुकी, और वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो बेहोश नहीं हो गई, और तू उस पर ही शक किए जा रहा है। फिर उसने ध्यान से आरुष की ओर देखा और जब उसे ये समझ आ गया कि वो नाराज नहीं है तो उसने आगे कहा, अंडस को उसने तेरी जान बचाई है, सुन रहा है तू, तेरी जान, इस हिसाब उसका तेरे पर एहसान है, तो क्या तू उसे एक मौका नहीं दे सकता? जब राजकुमार ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत आंखें खोल ली और मिहिर की तरफ झुक गए और गुर्राते हुए बोले, अंडस को आरुष सिंह राजावत कभी किसी का एहसान नहीं रखता। अगर उसने मेरी जान बचाई है तो मैंने भी उसे मौका दिया है। जब तक वो मुझे धोखा नहीं देती तब तक वो जिंदा रह सकती है, और आराम से खाए पिए कौन रोक रहा है उसे? इसका मतलब ये कि तू उसके साथ महल जा रहा है, अब उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, है ना? मिहिर थोड़ा हिम्मत करके चमकती हुई आंखों से उम्मीद से भरकर पूछा। ये सुनते ही आरुष का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने आग उगलती आंखों से देखते हुए कहा, क्या तुम अपनी जान से प्यार नहीं करते इसलिए बार बार अपनी किस्मत आजमा रहे हो? मिहिर ने तुरंत पीछे हटते हुए गला साफ करके कहा, अंडस को अहम नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, तूने ही लगता है कुछ गलत सुन लिया। अगर सुन भी लिया है तो कोई बात नहीं, भूल जा उसे, क्योंकि मैंने तुझे कर दिया। बोलते हुए उसने अपने दांत दिखा दिए। इस पर आरुष अभी भी उसे किलर्स लुक्स के साथ देखा रहा था, और मिहिर बस इधर उधर देख रहा था। उसकी तो अपनी नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वही मौजूद रघु ने जब मामला बिगड़ते हुए देखा तो आगे एक बोला, अंडस को मास्टर डॉक्टर गुलाटी ने उन सभी चीजों की तैयारी कर ली है जिनकी जरूरत आपके में पड़ने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप अपना ट्रीटमेंट कहाँ से करवाना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर गुलाटी ने आपको इससे भी शांत जगह ढूंढने को कहा है। उसकी इस बात से पता चल रहा था कि वो आरुष के राजावत मेंशन में रहने से सहमत नहीं था। असल में वो सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करके मिहिर को बचाना चाहता था। वही मिहिर रघु को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसका मसीहा हो। उसने मन में कहा, अंडस को भाई, आज तू ना होता तो इस बेचारे मस्सो इंसान का क्या ही होता। ये अजगर जैसा आदमी मुझे तो अपनी आंखों से ही निगल जाता, मगर सिर्फ तेरे कारण ये बुल कंट्रोल हो गया है। जी तो चाह रहा है कि तुझे एक अच्छी वाली झप्पी दे दूं। राजावत मेंशन से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं है, क्योंकि पिछले हमले के बाद से यहाँ की सिक्योरिटी दुगुनी कर दी गई है, तो अब ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से सेफ है। हाँ, हम 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकते, पर फिर भी राजावत मेंशन ही सेफ है। इतना बोलने के साथ आरुष ने अपनी बात खत्म की। इसे सुनकर रघु को सब कुछ समझ आ गया। उसने सिर हाँ में हिलाते हुए सोचा, मास्टर सही कह रहे हैं, उनके लिए शांति से जुड़ा इम्पोर्टेंट उनकी सेफ्टी है। ठीक है, मैं सभी चीजों की अरेंजमेंट कर दूंगा। राजकुमार ने सिर्फ हम कहा और उन दोनों को बाहर भेजने से पहले कुछ देर और कुछ जरूरी मुद्दों पर बात की, जिसके बाद रघु बाहर खड़ा रहा।
मगर मिहिर वो वही कोने में जाकर खड़ा हो गया और सिर झुकाकर अपने नाखून चबाने लगा। क्या तुम लड़कियों की तरह बिहेव करना बंद करके जो पूछना है मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो? राजकुमार ने भौहें चढ़ाकर कड़कती आवाज में कहा। क्या है, तुझे जब देखो तब सड़ी हुए मुंह के साथ सदी हुई बातें करते रहता है। शर्म नहीं आती तुझे अपने इतने मासूम में दोस्त को डरते हुए? अगर किसी दिन बिना शाही और बच्चे किए मैं मरा, तो देख लेना तेरे भी बच्चे इस दुनिया में आने से रहे। बच्चों की बात छोड़, मैं तुझे कभी तेरी सुहाग रात भी मानने नहीं दूंगा, और चुड़ैल बनकर मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा, उसने प्राउडली कहा। जब उसने अपने मन से उसे ढंग से कोस लिया तो एक गहरी सांस लेकर आरुष की ओर देखा, जो ऑलरेडी गुस्स्त मतमाए हुए चेहरे के साथ उसे देख रहा था और गहरी सांसें ले रहा, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। मिनट ने उसे प्यारे सा लुक दिया और जल्दी जल्दी बोलने लगा। अंडस्को आरू, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि डॉक्टर गुलाटी, जो अब तक तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वो अचानक कैसे मान गए? चलो तुम थोड़ा तो अपना दिमाग लगाते हो, वरना मुझे तो लगता कि तुम्हें रॉबिन से थोड़ा ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ेगा। आखिर वो इतना शातिर और तेज जी हैं। जिस पर मेहर, अंडस्को तू ऐसा नहीं कर सकता। और तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसे बोलने से मैं उस जंगली बिल्ली से मुझे कोई डर नहीं लगता? तो तू मुझे, वो अभी अपनी बात बोल ही रहा था कि आरुष ने खुद ही उसकी बात को हुए कहा। अंडस्को, मेरे पास उनके लिए दूसरी प्लानिंग है। इतना बिलकर उन्होंने अपनी नजरें मेहर से घुमा ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसे उन पर पूरी तरह विश्वास है, और नहीं ये कहा था कि उन्हें उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं है, जिससे कुछ भी समझ पाना कठिन था। मेहर काफी कंफ्यूज्ड हो गया था, लेकिन वो जानता था कि आरुष के अपने कुछ ओलांस होते हैं जिसे वो किसी से शेयर नहीं करता, फिर चाहे वो इंसान उसका कितना ही करीबी क्यों ना हो। इसलिए उसने ज्यादा सोचने के बजाय अपन सिर झटका और आरुष से पूछकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजकुमार ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और चेयर से पीछे टेक लगा लिया और कुछ सोचने लगे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पर उनके दिमाग में तो सिर्फ अमायरा चल रही थी। उसके बारे में सोचते हुए उनके फेस पर एक बहुत प्यारी स्माइल थी, जो इतनी हल्की थी कि कोई भी उसे नोटिस तक नहीं करता। इधर अमायरा ने भी अपनी 2 घंटे की नींद पूरी कर ली थी, तो उठने के तुरंत बाद वो राघव के पास गई और उसका चेकअप करने लगी। उसने कहा को बताया कि राघव अब खतरे से बाहर हैं और अब उसे बुखार भी नहीं है, पर उसे अभी टेक होश नहीं आया था। 64 ये दिखने में आइटम बॉम्ब और एटीट्यूड में सुतली बॉम्ब। प्लीज न्यू रीडर्स, आप लोग भी लाइक, कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। डॉट 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 कंफ्यूज्ड फेस। काका, राघव बिल्कुल ठीक है अब, उसे आप ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर पर पनिंदते रहिएगा, उसे कल तक होश आ जाएगा। अमायरा ने राघव का चेकअप करने के बाद पॉजिटिव रिएक्शन दिया। काका, जिनके गाल हाफ्टों से ढंग से का खाने के कारण पिछले हुए थे और आंखें इस कदर लाल थी कि जैसे उनमें खून उतर आया हो, जब उन्होंने अमायरा की पूरी बात सुनी तो उनकी बुरी आंखें खुशी से चमक उठी और उन्होंने खुशी के मारे अमायरा के हाथों को कसकर पकड़ लिया और बोले, अंडस्को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये नौकर आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। भविष्य में कभी आपको जरूरत हुई या आप कभी भी मुसीबत में पड़ी तो ये बूढ़ा नौकर आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। बोलते बोलते काका की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने अमायरा का हाथ अपने सिर से लगा लिया और उसके आगे घुटने टेक दिए। काका, अगर आप एक नॉर्मल इंसान होते तो आपकी इस वफादारी और आपके द्वारा कहे गए शब्दों से मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन अफसोस आप उस चट्टान दिल ड्रैगन के लोगों में से एक हैं, तो मैं कैसे खुश एज के सकती ही आपके इन शब्दों से, अमायरा ने अपने मन में कहा। इतना तक तो ठीक था, मगर उस ड्रैगन को ये पता चला ना कि मैं इस तरह इसके लोगों की वफादारी खरीद रही हूँ, तो मुंह बिना खोले अपनी नाक से ही धुआं निकलकर मुझे भस्म कर देगा। ये सब सोचकर वो और भी ज्यादा सैड हो गई। इसलिए उसने काका से सिर्फ इतना कहा, अंडस्को, अरे काका, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। आगे आपको किसी को धन्यवाद करना ही है तो राजकुमार को कीजिए। उन्होंने ने मुझे कहा था कि अगर मैंने राघव का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया और उसे बचा नहीं पाई तो मुझे भी इस हवेली में रहने लिया जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उसने खुद से क्रेडिट लेने के बजाय आरुष पर सब डाल दिया। ये सुनकर काका की आंखें तो मानो फटकार बाहर आने को हो गई, जब उन्होंने सुना कि उनके बेटे की जान बचे के लिए मास्टर ने मैडम को धमकी दी थी। पिछले दोनों से चिंता और टेंशन के कारण उनका मूड खराब था, लेकिन इस वक्त वो काफी खुशी भी महसूस कर रहे थे। खुशी इस बात की भी थी कि उनके बेटे उनके मालिक की नजरों काफी अहमियत थी, लेकिन वो इस बात से दुखी भी थे कि राजकुमार की इन बातों से उनकी राजकुमारी बेहद दुखी भी है। वो पिछले 30 साल से इस हवेली की सेवा कर रहे थे, मगर कोई भी उनके बेटे की जान बचाने में सक्षम था सिवाय उनकी यंग मैडम के, जिन्होंने एक हिनहर में पासा ही पलट दिया। अमायरा नहीं खुश और नहीं गुस्सा, उसने सिर्फ इतना कहा, अंडस्को काका, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे भी आराम की जरूरत है। अगर राघव को कुछ होता है
तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिएगा। कहते हुए उसने अपना मेडिकल किट उठा लिया। काका अंडरस्कोर जी 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 यंग मैडम, चलिए मैं आपको बाहर टेक छोड़ देता हूँ। बोलते हुए उन्होंने मेडिकल किट अमायरा से ले लिया और आगे की ओर बढ़ गए। काका उससे पूछना चाहते थे कि अगर राघव जान गया तो क्या हो। बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाएगा, लेकिन उम्मीद से उलट अमायरा ने जवाब दिया कि काका मैं इसकी 100% गारंटी तो नहीं ले सकती कि जागने के बाद वो कैसा रहेगा। आखिरकार वो इतने समय से तेज बुखार में था। मैंने उसकी जान तो बचा ली है, पर वो पहले जैसा रहेगा या नहीं ये तो इसके होश में आने के बाद ही पता लग पाएगा। काका की खुशी आधी हो गई उसकी बात सुनकर, लेकिन वो अब भी उसके प्रयासों की सराहना करते थे, क्योंकि तब तक सब ठीक था जब तक उनका बेटा जिंदा है। अमायरा के जाने के काका आरुष के पास गए। उसे इन सभी चीजों की रिपोर्ट की जो अब तक हुई थी और अमायरा ने कहा था। उन्होंने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। सो स्मार्ट सुनने के बाद राजकुमार के होठ तिरछी स्माइल में मुड़ गए और उन्होंने उसकी तारीफ की। ये बातें इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना उन्होंने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। उनकी बात सुनकर काका मन में सोच रहे थे, मैं तो हमेशा से जनता था, आखिर एक नौकर के लिए उदयपुर के राजकुमार और इंडिया के टॉप बिजनेसमैन अपनी बीवी को क्यों धमकाएंगे या दबाव बनाएंगे। आखिरकार एक नौकर और एक मालिक की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। यहाँ जब मायरा वापस अपने रूम में आई तब तक मीरा ने उसके लिए बाथटब में गर्म पानी रेडी कर दिया था। इसलिए मायरा भी आने के बाद सीधा नहाने चली गई। वो इतनी थकी हुई थी कि उसे बाथटब में भी झपकी आ रही थी। ऊपर से गर्म पानी होने से उसे काफी रिलैक्स भी फील हो रहा था। लगभग 30 मिनट्स बाद वो नहाकर बाहर आए और अपने फेवरेट कपड़े मीन्स टी शर्ट लोअर में आ गई। उसने अपने बाल भी नहीं सुखाए और सीधा खाने देता गई। उसने खाना शुरू कर दिया था। जब ईना ने ये देखा तो पीछे से आकर उससे पूछा, अंडस्को मैडम मैं आपके बाल सुखा दूं। अमायरा ने बोलने की जहमत उठाए बिना खाते हुए ही चम्मच ऐसे घुमाए मानो बोल रही हो, अंडस्को जैसा तुम्हारा मन। जब तक उसने खाना खाया तब तक ईना ने उसके बाल सुखा दिए। अमायरा को भी काफी भूख लगी थी। कल भी उसने सिर्फ फ्राइड राइस खाए थे थोड़े से। आज भी थके होने कारण उसका मन नहीं हो रहा था, मगर भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और पहुंच गई अपने प्यारे बिस्तर पे। मगर वो अपने बिस्तर से सिर्फ प्यार ही कर पाई, क्योंकि लगी देर तो लेते रहने और उलट पलट करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वो परेशान होते हुए उठ गई। क्या है यार, इस आइटम बॉम्ब के कारण मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही है। उसकी बोली हुई बातें मेरे कानों में कैसी घंटी की तरह अभी तक बजे जा रही है। तुम वहां अकेले जाओगी, ये तो आइटम बॉम्ब से बदतर है। फुस है पूरा। इससे अच्छा तो बच्चों के खेलने वाला पॉप पॉप होता है। फुत्ता भले न तेज हो मगर डराता अच्छा खासा है, और ये दिखने में आइटम बॉम्ब और एटीट्यूड में सुतली बॉम्ब लगता है। काश गुण भी सुतली बॉम्ब वाले भी आ जाते तो क्या ही बात थी। खैर, अमायरा अपने पतिदेव को जी बाहर के कोस रही थी। आखिर करती भी क्यों ना उन्हीं वजह से वो ढंग से सो जो नहीं पा रही है। चलो मेरा नहीं तो किसी का तो भला हो ही जाए। टीना मीना अंदर जल्दी। मैथ्स अंडरस्को जी मैडम। अमायरा अंडरस्को जाओ और जाकर सो जाओ, काफी थक गई होगी तुम दोनों। और हाँ, ईना और मीरा को भेज दो। दोनों के जाने के बाद आज इन पर भी हाथ साफ कर हो लेती हूँ। बोलते हुए उसने हाथ खड़े और एक लंबी अंगड़ाई ली। तब तक वो दोनों मैथ्स भी रूम में आ गई। ईना, मीरा मेरे सारे बैग्स को एक एक करके ओपन करो जो मैं अपने मायके से लाई थी। उसने दोनों को ऑर्डर दिया। फिर दोनों मैथ्स ने जी मैडम बोलकर उन सारी बैग्स को ले आई जो भी अमायरा अपने मायके से लाई थी, और उन्हें खोलकर देखने लगे। जैसे जैसे वो लोग सारे बैग्स और उनमें रहे कपड़े और गहनों को देख रही थी वैसे वैसे मैथ्स के माथे पर पसीने की बूंदें उभर रही थी, और अमायरा का चेहरा गुस्से से लाल हुए जा रहा था। तभी उसने उनमें से एक राजस्थानी लहंगे को पूरी ताकत से फेंककर चिल्लाई, ये बुढ़िया कभी भी बच नहीं आती अपनी औकात दिखाने से। जी कर रहा है गोबर पुतवा दो मुंह पर इसके। अमायरा गुस्से से खौल रही थी। उन चीजों को देखकर ईना जल्दी से दौड़कर उसके लिए पानी लेकर आई, क्योंकि मीरा की हालत ही खराब थी उसे देखकर। बेचारी एक कोने में दुबके खड़ी थी। माँ मैडम ये लीजिए पानी पी लीजिए, ईना ने भी डरते हुए कहा। अमायरा हाफ रही थी गुस्से से और उसके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे। उसने खुद को शांत करने के लिए आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें ले, फिर एक सांस में सारा पानी पी गई। बैठो तुम दोनों, डरने की कोई जरूरत नहीं है मुझसे, उसने मैथ्स को पास बैठने का इशारा करते हुए कहा, जिस पर दोनों शांति से आकर उसके पास बैठ गई। फिर अमायरा ने आगे कहने शुरू किया उन सामानों को देखकर, तुम बिल्कुल सही बोल रही थी ईना, ये कपड़े महल पहन के जाने लायक जरा भी नहीं है। अच्छा किया तुमने पहले ही मेरे लिए कपड़े चूज करके रख लिए। और वो फिर से उन कपड़ों और गहनों को घूर कर देखने लगी। असल में जो कपड़े और गहने रागिनी ने दिए थे वो थे तो महंगे और फैंसी, मगर बुद्धि औरत के हिसाब से अमायरा जैसी 19 साल की यंग लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थे। गहने भी काफी शाही और हीरे मोतियों से जड़े हुए थे।
इनके अलावा कई रत्न और हीरे जवाहरात भी थे, मगर इनमें से कोई भी अमायरा के काम का नहीं था। उसकी आंखें उन्हें देखकर लाल होती जा रही थी। उसका जी चाह रहा था उन्हें फेंक देने का। ईना, इन सबको मेरी आंखों से दूर ले जाओ और जो मन चाहे करो इनका। ये इतने तिलकते भकड़ते और चमकीले हैं कि इन्हें पहनने के बाद में चलती फिरती क्रिसमस ट्री लगूंगी। और मुझे ऐसा दिखने का कोई शौक नहीं है। तुम चाहो तो इन्हें फेंक भी सकती हो, या मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। इन्हें अच्छे से गिफ्ट में रेप करके सारे कपड़े उस घटिया औरत रिटर्न कर दो। और अगर तुम्हारे पास इनसे सब अच्छा कोई प्लेन हो तो वो उसे कर लेना। ये सब बोलते हुए वो अपने हाथ में किए हुए पेपर को घूर कर देख रही थी, जैसे वो इसे भी फाड़ देना चाहती थी। अमायरा जिन पेपर्स को घूर रही थी वो खेत की जमीन के थे, जो अमायरा के नाम पर थी। ये जमीन थी तो काफी महंगी और उपजाऊ, मगर ये जयपुर में थी और नदी के किनारे थी। पहली बात तो ये थी इसमें कि इतनी दूर से वो वहां खेती कैसे कराती और ध्यान कौन रखता। दूसरी बात, इस जगह ना ज्यादा कोई रहता था और न कोई खेती करता था, क्योंकि उस जगह के बिल्कुल पास ही नदी थी, जिसे बारिश के समय में अक्सर बढ़ आ जाती थी, जिससे यहाँ कोई रहता भी नहीं था और न ही कोई खेती करता था। इसलिए उसके पास केवल एक ही रास्ता बच रहा था, वो था इसे बेच देना। लेकिन वो ये भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसी जगह पर होने के कारण उस जमीन को कोई लेना नहीं चाहता था। कुल मिलाकर ये जमीन किसी काम की नहीं थी, इसलिए अमायरा का पारा इतना हाई था। फिर उसने गहरी सांस ली। बेचारी बुरी तरह थक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका करे क्या। अब आप लोग ही बताना क्या करना चाहिए इस जमीन का। 60 नमस्कार दर्शकों, प्लीज न्यू रीडर्स आप लोग भी लाइक कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। डॉट 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 कंफ्यूज्ड फेस अमायरा जिन पेपर्स को घूर रही थी वो खेत की जमीन के थे, जो अमायरा के नाम पर थी। ये जमीन थी तो काफी महंगी और उपजाऊ, मगर ये जयपुर में थी और नदी के किनारे थी। पहली बात तो ये थी इसमें कि इतनी दूर से वो वहां खेती कैसे कराती और ध्यान कौन रखता। दूसरी बात, इस जगह ना ज्यादा कोई रहता था और न कोई खेती करता था, क्योंकि उस जगह के बिल्कुल पास ही नदी थी, जिसे बारिश के समय में अक्सर बढ़ आ जाती थी, जिससे यहाँ कोई रहता भी नहीं था और न ही कोई खेती करता था। इसलिए उसके पास केवल एक ही रास्ता बच रहा था, वो था इसे बेच देना। लेकिन वो ये भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसी जगह पर होने के कारण उस जमीन को कोई लेना नहीं चाहता था। कुल मिलाकर ये जमीन किसी काम की नहीं थी, इसलिए अमायरा का पारा इतना हाई था। फिर उसने गहरी सांस ली। बेचारी बुरी तरह थक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका करे क्या। उसे गुस्सा भी काफी आ रहा था, जिससे उसका मन हो रहा था रागिनी का बाल नोच नोच कर मरने का। आखिर ये औरत समझती क्या है खुद को, जो ये चाहोगी वो करेगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यानी अमायरा सहाय को चल्लंगे करने की। लगता है दहेज और मेड वाली बातों से अभी इसका मन नहीं भरा, इसे कुछ बड़ा चाहिए। कोई नहीं, मैं भी इसे चैन से कई जीने से सकती हूँ। आखिर इसकी नाक में दम नहीं करूंगी तो ये ऐसे ही आराम से सांस लेती रहेगी और मेरी जिंदगी में जहर घोलते रहेगी। उसकी बातों और आंखों बेहद गुस्सा और कड़वाहट थी, जो कोई भी साफ महसूस कर सकता था। ये गिरी हर औरत इन घटिया पेंटिंग से क्या साबित करना चाहती है। ये मेरी लाइफ अभी भी बर्बाद करने में लगी हुई है। ठीक है, खेल बराबरी का होगा। अमायरा ने अब परेशान ना होकर इन सबको साइड करने का फैसला किया, क्योंकि अब रात भी हो चुकी थी, तो मीना भी उसके लिए खाना बेडरूम में ही लेकर आ गई। अमायरा ने डिनर किया और सोने चली गई। इस बार उसे नींद भी आ गई। अगले दिन अमायरा सोलर उठी, डेली रूटीन किया, फिर ब्रेकफास्ट करके गार्डन में चली। वहां वो नंगे पैर घास पर टहलने लगी और अब तक के बारे में सोचने लगी। कुछ देर वो उसी आर्टिफिशियल वाटरफॉल के पास बैठ गई और बड़े ध्यान से उसे देखने लगी। उसके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि वो उस जमीन वाली सिचुएशन से कैसे निपटे और इस रागिनी को उनका इस सबक सिखाए। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया और उसकी आंखें ट्यूबलाइट की तरह जलने लगी और होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। ईना, ईना जल्दी आओ मेरे पास। ईना आए तो अमायरा उसे कुछ समझने लगी और ईना बस हाँ में अपनी गर्दन हिला रही थी। इसके अमायरा ने जैसा कहा था वो वैसा करने चली गई। शाम का वक्त, अमायरा टीवी के आगे बैठी थी और न्यूज चैनल लगा रही थी। न्यूज चैनल पर चल रही न्यूज को देखकर उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कान थी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी पिंकी चौहान। आज की ब्रेकिंग न्यूज, राज्य के सीएम मिस्टर आरव सहाय के बारे में निकाल कर आ रही है बड़ी खबर। इतने बड़े और प्रतिष्ठित आदमी से ऐसे ओछे काम की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ किया इतना गलत। ऐसा कोई सगा बाप कभी अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता। जी हाँ दर्शकों, आप भी देखेंगे तो अपनी आंखें फाड़ लेंगे। ये देखिए आप लोग, ये कपड़े और गहने देख रहे हैं आप लोग, कितने ओल्ड फैशन और पुराने लग रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं न्यूज में आज ऐसी अजीब चीजें क्यों दिखा रही हूँ। तो ये वो चीजें जिसे एक माँ बाप ने अपनी बेटी को शादी में दिया है।
और वो कोई और नहीं मिस्टर आरव सहाय और मिसेज रागिनी सहाय ने अपनी बेटी को दिया है, जिनकी शादी अभी कुछ दिनों पहले ही उदयपुर के राजकुमार आरुष सिंह राजावत से हुई है, जिनसे हम ही नहीं पूर्व देश यहाँ तक विदेशी में लोग अच्छी तरह जानते हैं। मुझे उनके बारे में बताने की जरूरत जरा भी नहीं है। देखिए सब कितना शर्मनाक है। ये सरासर बेइज्जती है राजावत परिवार और राजकुमार आरुष की। ये देखिए इन महंगी पेंटिंग्स को कितनी भद्दी और डरावनी है। क्या किसी कुल को ऐसी चीजें दी जाती है? इतना ही नहीं, इन पेपर्स को देखिए। ये उस जमीन के पेपर्स हैं जिसे कोई गलती से भी खरीदना नहीं चाहता, मगर उन्होंने शादी में गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी को दिया है। क्या ये चीजें कोई अपनी बेटी को गिफ्ट करता है? तब भी ये खबर हमें आज जाके पता चली, वो भी उनके ही नौकर से, जिससे अपने मालिक का अपमान देखा नहीं गया और उसने चीख कर ये सब किया। साथ उसने अपना नाम भी बताने से मना किया है, क्योंकि हमारे राजकुमार और राजकुमारी ये नहीं चाहते कि उनके फैमिलीज के बीच की बातें बाहर आए और उनकी बदनामी हो। एक और बड़ी बात दर्शकों, हमारी राजकुमारी के साथ सहाय परिवार से 4 मैड्स को भेजा गया था, जो इतनी बुरी और बदतमीज थी कि अपनी ही मैडम को ऑर्डर दे रही थी। वो भी उस समय जब मैडम की शादी को हुए ठीक से 1 दिन भी नहीं हुए थे। इस तरह न्यूज एंकर पिंकी चौहान बड़ा चढ़ाकर आरव सहाय और रागिनी सहाय को नीलाम करने और लताड़ने में जी जान से लगी हुई थी, जिसका पूरा मजा मायरा पावन चिप्स और कोक के साथ ले रही थी। और बाद में तो उसे उतना मजा आ रहा था कि उसने गॉगल्स भी लगा लिए। साथ ही बीच में अंडरस्को वाह मेरी जान, जी तो चाह रहा है तुम्हारा मुंह चूम लूं। वाह, अरे अरे 1 मिनट, क्या कहा मैंने? मुंह चूम लूं? नहीं नहीं, वो तो पति देव का होना चाहिए, है ना? हाँ, ये नहीं, जी तो चाह रहा है तुम्हारी नजर उतर दूं नोटों की गड्डियों से और वो ही लूटा भी दूं। पर वो तो बचने वालियों के साथ किया जाता है ना। तो इस एंकर का क्या करूं? छोड़ो, मैं भी किन बातों में फंस गई। पास ही खड़ी मैड्स अपनी यंग मैडम को देखकर काफी खुश थी, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी, बहुत मुश्किल से उन्होंने उसे हंसते मुस्कुराते देखा था, इसलिए वो भी आज खुश थी। साथ ही ये भी सोच रही थी कि आखिर वो कौन सी मेड है उनमें से जिसने ऐसा किया। खैर जो भी हो, उसने काम तो बहुत अच्छा किया था। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ इस बात की खबर आरुष जो भी हो गई थी, उनके साथ मिहिर और रघु भी थे। पूरे स्टडी रूम में धीम लाइट था। मिहिर जोखा टीवी देख रहा था। वो एक्साइटेड होने उछलते हर हुए बोलता है, ओएसएम भाभी जी, आपने तो दिल ही जीत लिया। आखिरकार आपने खुद को धमकाए हमें का बदला ले ही लिया। वो इतना एक्साइटेड था कि सीटी भी अड़ रहा था, और हमारे आरुष जी उसी तरह उसे बुरी तरह घूर रहे थे। उनका दिल कर रहा था उसे जंगल में फिकवाने का। मिहिर, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हें किसी जंगल में फिकवा दूंगा, आरुष ने दांत पिसते हुए कहा। दिस नॉट फेयर आरू, तू हमेशा इसी तरह साधु बनकर नहीं रह सकता। और तुझे कोई हक नहीं कि तू मुझे मेरी भाभी माँ से दूर करे। तू ऐसे मुझे बार बार ब्लैक करता है ना, ये भी बहुत गलत है। तो मुझे परेशान मत किया कर। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।